रीबर्थ ऑफ कोहिनूर एम्पायर एपिसोड 13। विनती ने जैसे ही लैपटॉप ओपन किया, उसने देखा कि सारे शेयर मार्केट में न्यूज हाईलाइट हो रही थी कि कोहिनूर ने पुखराज कंपनी को टेकओवर कर लिया है। ये न्यूज देखकर विनती के होश उड़ गए। उसने खुद से बात करते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे दिशा से बात करनी ही होगी। ये सोच उसने अपने टेबल पर रखे लैंडलाइन फोन से दिशा को कॉल किया, लेकिन हल्दी फंक्शन में बिजी होने की वजह से दिशा फोन रिसीव नहीं कर पाए। उसने गुस्से से कहा, मैं अभी उसके ऑफिस जाके पता करती हूँ उसने ऐसा क्यों किया। ये सोच वो गुस्से से अपने केबिन से निकल पड़ी और कुछ देर बाद वो कोहिनूर ऑफिस पहुंची, जहां सारा ऑफिस येलो कलर की थीम से डेकोरेटेड था। ये देख वो शॉकेड हुई। फिर उसने रिसेप्शन पर मौजूद रोजी से कहा, ये ऑफिस इतना सजा हुआ क्यों है? फिर रोजी ने कहा, गुड मॉर्निंग मैम, आज दिशा मैडम और आर्यन सर का हल्दी फंक्शन है ना, तो बस इसलिए हमने भी ऑफिस डेकोरेट करवा लिया। ये खबर सुनकर तो विनती के अंदर आग ही लग गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने खुद को संभाला। फिर कुछ सोचते हुए रोजी ने विनती की और देखकर कहा, लेकिन मैडम आप दिशा मैडम के घर नहीं गई, आप तो अच्छे दोस्त हैं। फिर रोजी ने स्माइल करते हुए कहा, हम लोग भी उनके घर के लिए निकल रहे हैं, अगर आप चाहे तो हमारे साथ चल सकती है। रोजी की आवाज में उसकी खुशी साफ झलक रही थी। विनती ने कहा, तुम लोग चलो, मैं भी पहुंचती हूँ कुछ तैयारियों के साथ। रोजी ने स्माइल किया और कहा, ओके मैडम। ये बोलकर वो वह से निकल गई। विनती ने सोचा, मुझे तो दिशा की हल्दी के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करनी ही पड़ेगी। ये सोच वो भी वो से दिशा के घर के लिए निकल गई। दूसरी ओर अमित हल्दी लेकर दिशा के घर के लिए निकल पड़ा। उसके साथ शनाया और रोहित भी मौजूद थे। आए उनके जाने के बाद आर्यन ने सोना की ओर देखकर कहा, आंटी क्या अब मैं नहाने जा सकता हूँ? सोना मुस्कुराती हुई बोली, हाँ बिल्कुल जा सकते हो। आर्यन धीरे से बोला, थैंक गॉड, और वहां से अपने बेडरूम की ओर चला गया। बेडरूम में पहुंचते ही उसकी नजर अब बेडरूम में लगी। दिशा की उसी पेंटिंग पर पड़ी जिसमें दिशा ने खुद की तस्वीर बनाई थी। आई उस तस्वीर के पास पहुंचकर उसने कहा, दिशा देख लो, तुम्हें पाने के लिए मुझे कितने जुल्म सहने पड़ रहे हैं। आए। फिर उसने खुद ही रिप्लाई देते हुए कहा, लेकिन ये जुल्म तुम्हें पाने की खुशी के सामने बहुत कम है। आई लव यू। ये बोल आर्यन ने उस तस्वीर पर किस किया और वॉशरूम की ओर चला गया। आए। दूसरी ओर दिशा के घर पर घर के गार्डन एरिया में दिशा का हल्दी फंक्शन चल रहा था। उसने येलो कलर के लहंगे के साथ येलो कलर की फ्लोरल ज्वेलरी पहन रखी थी, जिसमें वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके साथ उसके फैमिली मेंबर्स के अलावा अदिति और विशाल भी मौजूद थे। आए, जो कि दिशा के चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। वो भी हल्दी फंक्शन अटेंड करने नैनीताल से आए हुए थे। अदिति ने उसे छेड़ते हुए कहा, बन्नो रानी का मुखड़ा तो देखो, चांद की तरह चमक रहा है। आए। दिशा शर्मा गई। आए रिद्धिमा, जो कि दिशा की मासी चंदा की बेटी थी, ने भी उसे छेड़ते हुए कहा, सचमुच हमारी बन्नो रानी कितनी खूबसूरत लग रही है। आए। वहां दादी भी मौजूद थी। उन्होंने मजाक करते हुए कहा, बन्नो रानी की खूबसूरती अभी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी जब बन्नो रानी को उसके ससुराल से आए हल्दी चढ़ेगी। सभी उनकी बात को हंसने लगे। आए निशा ने दादी के पास आकर कहा, माँ देखिए ना, 11 बजे बज रहे हैं, अब तक दिशा के लिए हल्दी नहीं आए। आए। दादी ने धीरे से कहा, आते ही होंगे, मुंबई का ट्रैफिक तो तुझे पता ही है, फंस गए होंगे कहीं। कि तभी वहां अमित, सनाया और रोहित के साथ हल्दी लेकर पहुंच गया और उसने दादी की बात सुन ली थी। दादी के पास जाकर उसने उनके पैर छुए और उन्हें साइड हग करते हुए कहा, दादी मैं अमित हूँ, आर्यन भैया का कजिन, और ये मेरे दोस्त है। ये कहते हुए उसने दादी को शनाया और रोहित से मिलवाया। दादी ने उनकी ओर देखकर स्माइल किया। फिर अमित ने उनसे थोड़ा फ्रेंडली होते हुए कहा, क्या बात है दादी, आज तो आप कहर ढा रही हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है येलो आउटफिट में, ऐसा लगता है कि आप भाभी की छोटी बहन है। आए। उसकी बात सुन दादी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब इस उम्र में कहाँ वो बात रही। आए। तभी निशा भी उसके पास पहुंची और बोली, बेटा घर पर सब कैसे है? अमित का जवाब आया, आंटी जी सब बढ़िया है। निशा ने कहा, बेटा चलो हल्दी सेरेमनी शुरू करते हैं, सोना जी ने कहा था हल्दी 12 बजे के पहले लग जानी चाहिए। अमित ने हाँ में सर हिलाया और हल्दी का बाउल उन्हें पास कर दिया। आए। अमित छोटे बच्चों की तरह खुश होकर दिशा के पास पहुंचा और कहने लगा, भाभी आज आप बेहद खूबसूरत लग रही है। अब तक तो हमारी बात सिर्फ वीडियो कॉल में हुई थी, लेकिन सामने से आप और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है।
जवाब में दिशा ने स्माइल कर दिया। वहां मौजूद रिद्धिमा ने दिशा से कहा, दीदी देखिए आपके ससुराल से हल्दी आ गई। अदिति ने भी उसे छेड़ते हुए बोली, हाँ अब देखना हमारी बन्नो रानी कितनी निखर जाएगी। आए। अमित ने रिद्धिमा को छेड़ते हुए कहा, वैसे आज आप भी बहुत खूबसूरत लग रही है। अगर आप कहें तो आपके लिए भी उसी घर से हल्दी आ सकती है जहां से भाभी जी के लिए आई है। वैसे भी लोग कहते हैं मैं अपने भाई का आईना हूं। उसकी बात सुनकर वो शर्मा कर वहां से चली गई। वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। कुछ देर बाद विनती भी वो पहुंच गई। उसके साथ में एक औरत और थी। उसे देख विनती ने कुछ इशारा कर दिया, फिर वो औरत वो से चली गई और उसने मौका देखकर हल्दी में कुछ मिला दिया। आय शनाया मंडप के नीचे बैठे दिशा के पास पहुंचकर बोली, हेलो भाभी, मैं शनाया हूं, अमित की दोस्त। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है। दिशा ने भी उसे प्ली किया। शनाया बोली, हम आप हल्दी ले आए हैं, उसे लगाकर तो आप पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी और आप चेहरा और भी ज्यादा निखार जाएगा। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोग स्माइल करने लगे। दिशा का हल्दी फंक्शन शुरू हो चुका था। आय विनती अब भी सभी की नजरों से बचकर दूर खड़ी थी कि तभी वो औरत उसके पास पहुंचकर बोली, मैंने केमिकल मिला दिया है और अब इस दिशा से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं दिखने वाला। उसकी बात सुनकर विनती मुस्कुराने लगी और फिर उसने उसे धीरे से चुप रहने का इशारा किया। आए। अमित दिशा के पास मौजूद था और उसने अपनी होने वाली प्यारी भाभी को छेड़ते हुए कहा, ओए होए, आज मेरी भाभी कितनी खूबसूरत लग रही है, उन्हें किसी की नजर ना लगे। उसकी बात सुनकर दिशा ने स्माइल कर दिया। आए दूर खड़े रोहित और शनाया भी एक दूसरे की ओर देखकर स्माइल करने लगे। निशा मंडप के नीचे पहुंचकर दिशा को हल्दी लगाने ही वाली थी। तभी दादी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे निशा, तुझे जरा भी अक्ल नहीं है क्या? तुझे नहीं पता कि यह हल्दी पहले कुंवारी लड़की के चेहरे पर लगेगी और उसके बाद दिशा को? उनकी यह बात सुन निशा ने अपने सर पर धीरे से टपली मारकर कहा, अरे हाँ माँ, मेरे तो ध्यान से ही उतर गया था। दादी की बात सुनकर वहां मौजूद विनती और वो औरत घबराकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। निशा ने रिद्धिमा को आवाज देकर कहा, रिद्धिमा कहाँ गई बेटा? दादी ने रिप्लाई किया, अरे मैंने अभी अभी उसे पास की किराना दुकान में कुछ सामान लाने भेजा है। निशा ने अपने हाथ में पहने घड़ी में समय देखकर कहा, ओहो माँ, अब 12 बजे बजने वाले हैं, फिर राहुकाल शुरू हो जाएगा। आज राहुकाल 2 घंटे तक का है। दादी कुछ सोचने लगी कि तभी उनकी नजर विनती पर पड़ी। दूर में खड़ी विनती पर पड़ी। फिर उन्होंने खुद से बात करते हुए कहा, खुद को बहुत चालाक समझती है ना, अब तो देख दादी का कमाल। फिर उन्होंने कहा और उसे देखकर, अरे यहाँ तो विनती बेटी भी है, इसे ही हम हल्दी लगा देते हैं, हमारा शगुन हो जाएगा। उनकी यह बात सुनकर विनती बहुत दूर से घबरा गई। उसके साथ मौजूद उस औरत के तो पी के चेहरे पर तो पसीने छूट गए। दिशा के पास मौजूद अमित ने खुश होकर शनाया की ओर इशारा करते हुए कहा, दादी इनके बाद आप कहा, इसे जरा अच्छी तरह से हल्दी लगाइएगा ताकि अपनी शादी तक थोड़ी खूबसूरत हो जाए। हमेशा की तरह अमित शनाया को छेड़ने लगा। शनाया ने उसे घूर कर देखा। तब तक दादी और निशा हल्दी लेकर विनती के पास आ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने तुरंत बात बनाते हुए कहा, आई एम सॉरी, शादी में हल्दी नहीं लगवा सकती, मुझे हल्दी से एलर्जी है। उसकी बात सुनकर दादी ने स्माइल किया और बोली, ये तो शगुन होता है और कहते हैं दुल्हन की हल्दी लगने से शादी भी जल्दी होती है। विनती मन में खुद से बात करते हुए बोली, ये बुढ़िया तो पीछे ही पड़ गई है, क्या करूं मैं? विनती को वो देख दिशा हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी और उसने मन में सोचा, ये यहाँ क्या कर रही है? अब तक तो पुखराज को ओवरटेक करने वाली न्यूज़ पूरे मार्केट में फैल चुकी होगी। वो ये सोच ही रही थी। दूसरी ओर विक्रम अपने बेडरूम में मौजूद था। उसने जैसे ही अपनी टीवी न्यूज़ देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। न्यूज़ में दिशा और आर्यन की शादी की न्यूज़ फ्लैश हो रही थी। उस न्यूज़ को देखकर वो गुस्से में पागल हो गया और उसने टेबल पर रखी कांच की गिलास गुस्से में फर्श में पटक दिया और खुद से बात करते हुए कहने लगा, नहीं, जो मेरी नहीं हुई मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। दादी की बात सुनकर विनती भी काफी घबरा गई और उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अमित ने दिशा के पास से ही बैठे हुए जोर से कहा, हल्दी लगवा ही लीजिए। फिर उसने अपने पास बैठी दिशा की ओर देखा और कहा, कहते हैं दुल्हन की हल्दी लगनी से जल्दी शादी हो जाती है और अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिल जाता है। ये बोल वो दिशा की ओर देखकर बोला, मैंने ठीक कहा न भाभी? जवाब में दिशा ने स्माइल कर दिया और उधर दादी विनती को देखकर सोचने लगी, लड़की मैं भी दादी हूं, मैंने देखा है तेरे साथ आई औरत को हल्दी में कुछ मिलाते।
ये सोचकर दादी ने एक बार फिर जिद करते हुए विनती से कहा, अरे कितना इंतजार करवाओगी, लगवा लो हल्दी। उन्हें विनती से हल्दी लगाने की इतनी जिद करते देख निशा और दिशा को थोड़ा अजीब लगा रहा था, लेकिन दोनों चुप थी। दादी हल्दी लेकर विनती के करीब आ ही रही थी कि तभी मौका देखकर उसने दादी को थोड़ा धक्का दे दिया, जिससे उनके हाथों से हल्दी छूटकर नीचे गिर गई। ये देख सभी हैरानी भरी नजर से उनके ओर देखने लगे। फिर उसने बात बनाते हुए तुरंत कहा, हल्दी तो गिर गई, इंग सॉरी। ये देख दादी ने विनती पर गुस्सा होते हुए कहा, अरे ये तुमने क्या किया, सारी हल्दी खराब कर दी, इतना बड़ा अपशगुन कर दिया तुमने। दादी काफी गुस्से में आ चुकी थी और वहां मौजूद सारे मेहमान भी हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी बात सुनकर विनती ने मन में सोचा, बुढ़िया जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गई थी तो मैं क्या करती। लेकिन फिर भी उसने बात बनाते हुए उनसे कहा, मुझे माफ कर दीजिए दादी। लेकिन दादी गुस्से में थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेहमानों में से एक औरत ने आगे आकर कहा, कितना बड़ा अपशगुन हो गया। औरत की बात सुनकर अमित हैरान होकर दिशा की ओर देखने लगा। वो चुपचाप मंडप में बैठी हुई थी। कुछ पल उसे तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, कि तभी मेहमानों में से एक दूसरी औरत निकलकर आई और दिशा को ताने मानते हुए बोली, ना जाने कितनी खराब किस्मत पाई है दिशा ने, इसकी दूसरी शादी में भी इसे इतनी मुश्किलें आ रही है। मुझे तो लगता है कि इसकी किस्मत ही खराब है, और आज देखो तो शगुन की हल्दी भी गिरकर खराब हो गई। उन औरतों की बातें सुन दिशा की आंखें नम हो गई, लेकिन वहां मौजूद विनती को बड़ा मजा आ रहा था। उन औरतों की बातें सुनकर विनती ने अपने कान पकड़कर दादी की ओर देखकर कहा, आई एम सॉरी दादी, मुझे माफ कर दीजिए। दादी काफी गुस्से में आ चुकी थी। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। वहां मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। दिशा के ठीक पास में खड़ी उसकी पड़ोस की चाची ने उसे सुनाते हुए कहा, कुछ भी कहो दिशा, तेरी किस्मत बहुत खराब है। देखना तुझे कभी तेरे पहले पति से भी सुख में नहीं मिला, और अब आर्यन तेरी जिंदगी में आया तो तेरी फूटी किस्मत की वजह से उसे भी कितनी मुसीबतें आ रही है। औरतों की बात सुनकर अमित काफी नाराज हो चुका था। निशा और दादी भी चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। वहां मौजूद विनती मन में सोचने लगी, चलो हल्दी ने जाते जाते भी अपना काम कर ही दिया। औरतों की कानाफूसी चल ही रही थी कि तभी अमित गुस्से से उठकर खड़ा हो गया और उसने जोर से कहा, प्लीज बंद कीजिए आप लोग अपनी यह बकवास। उसे गुस्से में देखकर दिशा हैरानी भरी नजर से उसकी ओर देखने लगी। अमित ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, किसी ने सच ही कहा है कि औरतें ही औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अरे जरा सी हल्दी क्या गिर गई, आप लोगों ने तो बेचारी मासूम सी लड़की का सारा फ्यूचर ही बता डाला। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बोलकर वो उन औरतों को घूर कर देखने लगा। फिर उसने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, दिशा साहनी मेरी होने वाली भाभी है, मेरे भाई की जान बसती है मेरी भाभी में, और मेरी जान बसती है मेरे भाई में। अगर किसी ने भी मेरी भाभी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो कसम खाकर कहता हूं उनका मैं इस शहर में रहना मुश्किल कर दूंगा। उसका गुस्सा उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। अमित को चिल्लाते देखकर सारी औरतें चुप हो गई और विनती मन में सोचने लगी, इस अमित को भी अभी ही मुंह खोलना था, इडियट कहीं का। अमित ने निशा की ओर देखकर कहा, आंटी कोई अपशगुन नहीं हुआ है और मेरी होने वाली भाभी की किस्मत बुलंदियों पर है। आप चाहिए अपने घर की हल्दी लेकर आइए, मैं मेरी भाभी को हल्दी लगाकर शगुन करूंगा। निशा ने हाँ में सर हिलाया और उसने अपने आंचल से अपने आंसू पोंछ लिए और तुरंत घर के अंदर चली गई। दादी अमित की बात सुनकर बहुत खुश हुई और आकर उसके गले लग गई और उसके माथे पर किस करते हुए बोली, मुझे नाज है तुम पर और सोना जी के दिए हुए संस्कारों पर। अमित ने कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ देर में निशा हल्दी लेकर बाहर आ गई। अमित ने हल्दी ली और दिशा के गालों पर लगाकर कहा, मेरे भाई के प्यार पर कोई उंगली उठाए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आई प्रॉमिस भाभी, आपका ये देवर हर मुसीबत में आपके साथ होगा। दिशा ने जवाब में स्माइल कर दिया। अमित ने उसे साइड हग किया। कुछ देर पहले जी सारी औरतें जो दिशा को ताना सुना रही थी, अमित ने सभी की बोलती बंद कर दी और हल्दी लगाने के बाद उसमें दादी की ओर देखकर कहा, अब आप लोग अपने शगुन की शुरुआत कीजिए। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और सारे लोग एक एक कर दिशा को हल्दी लगाने लगे। कुछ देर बाद दादी ने अमित के पास आकर कहा, थैंक यू सो मच बेटा अपनी भाभी को इतना सपोर्ट करने के लिए। अमित बोला, नहीं दादी ऐसा मत कहिए। फिर उसने अपने हाथों में पहने घड़ी में समय देखकर कहा, अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। ये बोल उसने दादी के पैर छुए और शनाया के साथ वहां से निकल पड़ा। उनके साथ रोहित भी मौजूद था।
वो लोग निकलने ही वाले थे कि तभी वहां रिद्धिमा पहुंच गई और अमित को दरवाजे पर देखकर उसने कहा, अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, होने वाले दुल्हन के एक लौटे देवर हैं, आपको ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। कहते हुए रिद्धिमा ने अमित का हाथ पकड़ा और एक बार फिर उसे खींचकर गार्डन एरिया में ले आए। उनके साथ सनाया और रोहित भी मौजूद थे। वो पहले से मौजूद विनती ने मन में सोचा, ओ माय गॉड, अब फिर से ड्रामा। अमित ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं कुछ समझा नहीं, रिद्धिमा ने शरारती अंदाज में कहा। अपने भाई के आईने हैं आप, आपने ही कहा था ना। उसकी बात सुनकर अमित स्माइल करने लगा और बोला, इसमें कोई शक नहीं। उनकी बातें सुनकर वहां मौजूद सारे लोग स्माइल कर रहे थे। रिद्धिमा कहा, वैसे आपके भाई बहुत अच्छा डांस करते हैं, तो यकीनन ये खूबी आपने भी होगी। दादी भी अमित के पास पहुंच गई और उन्होंने कहा, अमित आज मौका है, खुद को साबित कर दे। उनकी आवाज में उनकी शरारत झलक रही थी। अमित स्माइल करने लगा। सॉन्ग प्ले हुआ, ससल गेंदा फूल। सॉन्ग बजने लगा और रिद्धिमा ने मंडप में बैठी हुई दिशा को उसका हाथ पकड़कर उठा लिया और अमित के पास लाकर खड़ा किया। अमित ने डांस करना शुरू कर दिया। सॉन्ग अभी बज रहा था। रिद्धिमा और दिशा भी उस सॉन्ग पर डांस करने लगी। रिद्धिमा ने पारी पारी कर वहां मौजूद सारे लोगों को डांस करवाया। बहुत खुशनुमा माहौल बन चुका था। फिर सॉन्ग खत्म हुआ। सॉन्ग खत्म होने के बाद सभी लोग अपनी अपनी चेयर में बैठ गए, लेकिन रिद्धिमा और अमित आप भी स्टेज पर मौजूद थे। अमित ने रिद्धिमा के कानों में धीरे से कहा, वैसे मुझे भाभी की परछाई आप में दिखने लगी है और मैं तो अपने भैया का आईना हूं ही। उसकी आवाज में हमेशा की तरह शरारत थी। उसकी बात सुन रिद्धिमा ने डीजे की ओर कुछ इशारा किया और तभी वहां सॉन्ग बजने लगा, दीदी तेरा देवर दीवाना। दूर खड़ी विनती को ये देखकर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। उसने मन में सोचा, क्या करूं मैं इस दिशा का, इसने मेरी कंपनी भी मुझसे छीन ली, मैं इसे माफ नहीं कर सकती। फिर उसने खुद से बात करते हुए कहा, इस वक्त मुझे शांति से काम लेना चाहिए। दूसरी ओर विक्रम अपने घर से निकल चुका था। आज उसके दिल में उसका दर्द उसके इंतकाम का रूप ले चुका था। उसने अपने पॉकेट में अपनी पिस्टल रखी हुई थी। वो सीधे आर्यन के घर के लिए निकल चुका था। उसने खुद से बात करते हुए कहा, तेरी वजह से मेरी जानवी मुझसे दूर चली गई। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। जब तू उसकी लाइफ में रहेगा वो मेरी कभी नहीं हो पाएगी। आज तो तेरी जान जाएगी। उसने काफी वाइन पी रखी थी। वो एक हाथ से गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़े हुए था और एक से वाइन की बोतल रह रहकर उसकी आंखों के सामने आर्यन और दिशा की नजदीकियां घूम रही थी। काफी रफ्तार में वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसने एक बार फिर खुद से बात करते हुए कहा, आज तो फैसला होकर ही होगा, या तो वो जिंदल रहेगा या फिर मैं। सोचते हुए वो ड्राइव करने लगा। दूसरी ओर सॉन्ग प्ले होते ही अमित कुछ हड़बड़ा गया और रिद्धिमा इनमें डांस स्टेप चालू कर दिए। सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। अमित ने खुद के सर पर टपली मारकर कहा, भाभी की परछाई तो मुझसे ज्यादा स्मार्ट निकली। ये सोच स्माइल करने लगा और रिद्धिमा उसे छेड़ते हुए इसी सॉन्ग पर डांस कर रही थी। मंडप में बैठे दिशा भी जोर जोर से हंस रही थी। अमित शर्मा गया। उसने एक्टिंग करते हुए अपने दोनों हाथ से अपना चेहरा छुपा लिया और अपनी प्यारी भाभी के पास पहुंचकर भाभी के गोद में अपना चेहरा छुपा लिया। सारे लोग अब भी हंस रहे थे सिवाय विनती और उस औरत के। विनती ने उस औरत को एक कोने में बुलाया और उसे डांटते हुए कहने लगी, क्या किया तुमने? मैंने जिस काम के लिए तुम्हें इतने पैसे दिए तुम ढंग से ना कर सकी। फिर उसने कहा, हमने तो ठीक तरह से किया था लेकिन आपकी किस्मत ही खराब निकली, तो हम क्या करें। ये बोल वो औरत भी विनती पर गुस्सा करने लगी। विनती ने उस औरत को देखा और कहा, इसी वक्त यहां से निकल जाओ। उस औरत ने कुछ नहीं कहा और वह से बगैर कुछ कहे चली गई। उसके जाने के बाद विनती सोचने लगी, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। कुछ देर बाद अमित का मोबाइल बजा। फोन इंद्रजीत का था, यानी उसके बाबा का था। वो अब भी दिशा की गोद में मुंह छुपाए बैठा हुआ था। उसने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला और उसके मोबाइल में स्क्रीन पर मोकेम्बो नाम डिस्प्ले हो रहा था। पास बैठी दिशा ने भी उसका स्क्रीन देख लिया और जोर से हंस पड़ी। अमित ने स्माइल किया और फोन रिसीव किया। दूसरी ओर से आवाज आए, कहाँ हो तुम? उनकी कड़क आवाज सुनकर अमित डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह रिप्लाई किया, जी बाबा, मैं भाभी के पास आया हुआ हूँ हल्दी लेकर। दूसरी ओर से इंद्रजीत ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें घर से निकले कितनी देर हो चुकी है? घर पर कितना काम पड़ा है और तुम हो कि अब तक घर नहीं आए? कब से हम तुम्हारी राह देख रहे हैं, नालायक कहीं का। बोलकर उन्होंने फोन कट कर दिया। उनके फोन कट करते ही अमित बिजली की रफ्तार से उठकर खड़ा हो गया और दिशा की ओर देखकर बोला,
भाभी बाकी एंजॉयमेंट आपके घर आने के बाद करेंगे, अभी मैं चलता हूँ, बाय। दादी ने उसके पास आकर कहा, अरे रुक तो सही, लेकिन वो लगभग दौड़ते हुए बोला, दादी बाद में मिलते हैं, बाय। ये बोल से बाहर चला गया। और उधर विक्रम लेकर आर्यन के घर पहुंच गया। वो पहुंचकर उसने खुद से कहा, आर्यन आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। दोस्तों, आपको क्या लगत है कौन सा नया मोड़ आने वाला है इस प्यारी कहानी में? विक्रम आर्यन के घर पहुंच चुका था। उसने अपनी हुडी की कैप अपने सर पर डाली और पिस्टल अपनी जीन्स के फ्रंट पॉकेट में रखकर वो उसके घर के अंदर चला गया। वहां काफी चहल पहल थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, कुछ ही देर में मैं इस चहल पहल को मनहूसियत में ना बदल दूं तो मैं भी विक्रम रायसेन नहीं। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ने लगा और दिशा के घर पर। हल्दी का फंक्शन खत्म हो चुका था। आय दिशा अपने बेडरूम में मौजूद थी और वो अपना सूटकेस पैक कर रहे थी। आय उसके साथ दादी और निशा भी की मदद कर रहे थी। आय रिद्धिमा और चंदा भी उसके बेडरूम में बैठे हुए थे। आय दिशा काफी इमोशनल हो गई। दादी ने उसे कबर्ड से उसके कपड़े निकाल कर देते हुए कहा, तूफान मेल, अब तू ससुराल जाने वाली है। वहां तेरी दादी या तेरी माँ नहीं होंगे। तेरे बेडरूम सेट करने के लिए वहां सारी चीजें तुझे खुद ही हैंडल करनी पड़ेगी। आए दिशा की आंखों से आंसू आने लगे और उसने रोते हुए कहा, बेबी डॉल, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। मुझे आप लोगों के साथ यही रहना है। ये कहती हुई वो छोटे बच्चों की तरह अपने बेड पर बैठ गई। आए उसकी बात सुनकर निशा ने मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछ लिए और उसके पास जाकर बोली, हर लड़की को एक ना एक दिन अपने ससुराल जाना ही होता है और लड़की का असली घर उसका मायका नहीं बल्कि उसका ससुराल होता है। आए दिशा फफक कर रोने लगी और बोली, माँ, मैं ससुराल जाकर कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी? आपके हाथों का बना खाना ही अच्छा लगता है। वहां मुझे इतने प्यार से कौन खिलाएगा और बेबी डॉल की तरह मेरा ध्यान कौन रखेगा? ये कहती हुई वो अपने बेड पर पैर फोल्ड बैठ गई और कहने लगी, मुझे नहीं जाना। चंदा हंसने लगी और उसके पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, बेबी डॉल की तरह ध्यान आर्यन रखेगा और हम सबसे भी ज्यादा प्यार करेगा। तू देख लेना और चल जल्दी से अपना सारा सामान पैक कर ले। आए दिशा अब भी चुपचाप बैठी हुई थी और उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। आए दादी उसके करीब पहुंची और उसके कंधे पर सर रखकर कहने लगी, हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये भी तेरा घर है और हमेशा रहेगा। जब तेरा जी चाहे आ जाना, लेकिन तेरा असली घर वही है जहां आर्यन रहता है। आए दादी की आंखें भी नम थी। निशा भी दिशा के दूसरे साइड आकर बैठ गई और उसके दूसरे कंधे पर सर रखकर कहने लगी, हाँ दिशा, तेरा असली घर वही है। आए दादी और निशा दिशा के दोनों कंधों पर अपना सर रखकर बैठी हुई थी। दिशा ने उनके गालों पर हाथ रखा और कहने लगी, मैं यहां से चली जाऊंगी तो बेबी डॉल के साथ झगड़ा कौन करेगा? उनकी दवाइयों का ख्याल कौन करेगा? उसकी बात सुन दादी हंस पड़ी। फिर दिशा ने निशा की ओर देखकर कहा, और आपका ध्यान कौन करेगा? और जब आप देर रात तक जागेंगे तो आप हो कौन सुलाने आएगा? कहिए। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोग इमोशनल हो गए। दादी ने जवाब दिया, तू हमारी टेंशन मत ले। तेरे जाने के बाद मैं और तेरी माँ, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल अच्छी तरह से रख लेंगे और तेरे बाबा का भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। दिशा का जवाब आया। सचमुच वो सवालिया नजरों से दादी की ओर देख रही थी और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी, लेकिन आंखों में नमी आए। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी ड्राइंग रूम में रखा लैंडलाइन फोन बजा। फोन की रिंग सुनकर निशा ने कहा, मैं अभी आए बोलकर वो ड्राइंग रूम में पहुंचकर फोन रिसीव किया। फोन सोना का था। निशा के फोन रिसीव करते ही दूसरी ओर से आवाज आई, नमस्कार निशा जी। उन्होंने भी सोना को रिप्लाई किया, जी नमस्कार। सोना ने कहा, आज हल्दी का फंक्शन तो बहुत अच्छी तरह से हो गया। जवाब में निशा ने स्माइल कर दिया और सोना ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, निशा जी, कल मेहंदी का फंक्शन होना है। हमारे घर का रिवाज है कि अपनी होने वाली बहू को पहली मेहंदी सास के हाथों से लगती है। आए हमेशा की तरह उनका घमंड उनकी बातचीत से झलक रहा था, लेकिन निशा ने ज्यादा सीरियस नहीं लिया। उनकी बात सुनकर निशा का जवाब आया, जी अच्छा, तो कल आप अपनी होने वाली बहू को खुद ही आकर मेहंदी लगा लीजिएगा। आए बोलकर वो स्माइल करने लगी। आई सोना ने कहा, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी रीति रिवाज के पक्के हो। आर्यन मेरी बहन की आखिरी निशानी है और उसके किसी भी काम में मुझे कोई लारवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उनकी सारी बात निशा चुप होकर सुन रही थी। उन्होंने जवाब दिया,
जी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को कहीं से भी शिकायत का मौका न मिले। दूसरी ओर से सोना ने कहा, ठीक है निशा जी, कल शाम 5 बजे मैं पहुंच जाऊंगी, फोन रखती हूँ, नमस्कार, आए। निशा ने भी उन्हें रिप्लाई किया और फोन कट कर दिया, आए। फोन कट होने के बाद निशा वहीं पास रखे सोफे पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी, उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। कुछ देर बाद दादी ड्राइंग रूम में पहुंची और उसे परेशान देखकर उन्होंने कहा, क्या बात है निशा, तू परेशान मालूम होती है। अचानक सामने दादी को देखकर उन्होंने अपने चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कहा, अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ कहती है और अपनी माँ से बातें भी छुपाती है, मेरी प्यारी बच्ची, आए। ये कहते हुए दादी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और उनके सर को सहलाते हुए कहा, मुझे पता है तू दिशा के लिए परेशान है ना, तू चिंता मत कर, हमारी तूफान मेल अपने नए घर में सभी के दिलों में अपने लिए बहुत अच्छे से जगह बना ही लेगी, आए। उनकी बात सुनकर निशा ने स्माइल कर दिया, आए। दूसरी ओर विक्रम आर्यन के घर पर ही मौजूद था और उसने कुछ घंटों में ही आर्यन का बेडरूम का पता लगा ही लिया। इतने मेहमानों के बीच में किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। विक्रम ने आर्यन के बेडरूम का दरवाजा खोला कि तभी उसकी नजर बेड पर सोए हुए शख्स पर पड़ी। उसे देखकर विक्रम ने खुद से बात करते हुए कहा, गुड बाय मिस्टर आर्यन जिंदल। ये बोल उसने लगातार उस शख्स पर फायरिंग कर दी और मौका देखकर वहां से भाग निकला। उसने अपने पिस्टल को साइलेंट कर रखा था जिस वजह से गोली चलाते वक्त कोई आवाज नहीं हुई। और उधर दिशा ने अपना सूटकेस पैक कर लिया था, चंदा रसोई की ओर जा चुकी थी, आए। फिर वो सूरज के कमरे में गई जहां वो दिशा की बचपन की तस्वीर देख रहा था और उस तस्वीर को देखकर उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उन्हें देख दिशा उनके पास पहुंची, उसे सामने देख सूरज ने स्माइल करते हुए कहा, अरे बेटा तू यहाँ। दिशा ने है में सर हिलाया और कहा, है बाबा। ये बोलते हुए वो उसके करीब बैठ गई। सूरज ने आंसू पोंछते हुए कहा, तू सोई नहीं। दिशा ने रिप्लाई किया, नहीं बाबा, नींद नहीं आ रही। सूरज ने मुस्कुराकर कहा, समझ सकता हूँ बेटी, कल तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है और तुझे नए लोगों के बीच जाकर उन्हें अपना बनाना होगा, यही सोचकर तू परेशान है ना। दिशा छोटे बच्चों की तरह हाँ में सर हिला दी। सूरज ने स्माइल किया और दिशा का हाथ पकड़कर उसकी ओर देखकर कहा, लड़कियां हमेशा अपने बाबा के दिल में रहती हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो जाए। उनके बाबा से उनके दिल का तार कोई नहीं हटा सकता। तू हमेशा मेरे दिल में रहेगी मेरी बच्ची। ये कहते हुए वो उसकी ओर देखकर स्माइल करने लगे, लेकिन दिशा जोर से रो पड़ी और उसने कहा, बाबा मैंने अनजाने में आपका बहुत दिल दुखाया है, क्या आपने मुझे मेरी उस गलती के लिए माफ कर दिया। उसकी बात सुनकर सूरज जोर से हंस पड़ा और बोला, पगली कहीं की, माँ बाप का भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते, हाँ कुछ समय के लिए खफा जरूर हो जाते हैं। दिशा ने जवाब में स्माइल कर दिया और फिर सूरज गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, आर्यन बहुत अच्छा लड़का है और मुझे उस पर प्राउड है। ऐसा दामाद किस्मत वालों को मिलता है और ऐसा पति मेरी बेटी जैसी लड़की को ही मिल सकता है। जवाब में दिशा ने एक बार फिर स्माइल कर दिया। वो बड़ी गौर से अपने बाबा की बात सुन रही थी। दिशा ने अपने बाबा की ओर देखकर कहा, मेरे जाने के बाद आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं नहीं रहूंगी आपको समझाने के लिए, बस मेरी बातों को याद कर लीजिएगा। वो अपनी बात पूरी करते ही फफक कर रो पड़ी। सूरज उसके पास आकर बैठ गया और उसे अपने सीने से लगाकर कहने लगा, बेटी तू कभी खुद को अकेला मत समझना, तू जब भी अपने बाबा को पुकारेगी तेरा बाबा तुरंत चलाएगा, सचमुच। दिशा उनकी की ओर देखने लगी, फिर सूरज ने उसे समझते हुए कहा, मेरी बच्ची बहुत स्ट्रांग है और सब ठीक होगा उसके साथ। दिशा चुप होकर उनकी बात सुन रही थी। सूरज ने अपनी बात आगे का इंटरव्यू करते हुए कहा, तुझे याद है जब तू छोटी थी तो तू अपनी माँ की साड़ी पहनकर मुझसे पूछा करती थी, बाबा मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ, जब मैं तेरी तारीफ करता तब तुम मुझसे आकर लिपट जाती और कहती, ठीक है बाबा अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। ये बोलकर सूरज जोर से हंसने लगा, लेकिन उनकी आंखें नम थी। उनकी यह बात सुन दिशा भी नम आंखों से हंस पड़ी। सूरज अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, बेटा तेरी बहुत याद आएगी, लेकिन तू अपने नए घर में बहुत खुश रहना। तू जितना खुश रहेगी समझ ले हमारी उम्र उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। अपने बाबा से प्रॉमिस कर कि अपने आप को वहां बहुत खुश रखेगी। फिर सूरज ने दीवार पर लगी घड़ी में समय देखा और दिशा से कहा, मेरी बच्ची जा जाकर सो जा, कल जल्दी उठना और कल सुबह हम दोनों बाप बेटी ढेर सारी बातें करेंगे। दिशा ने हाँ में सर हिलाया और गुड नाइट बोल वो से अपने बेडरूम की ओर चली गई।
जहां पहले से ही रिद्धिमा मौजूद थी, दिशा की आंखें नम थी। रिद्धिमा ने माहौल हल्का करते हुए कहा, दी आप क्यों परेशान हो, आपको खुश होना चाहिए कि आपने जिसे प्यार किया वो आपको मिल गया। दिशा रिद्धिमा के साथ बैठकर बातें कर रही थी कि तभी रिद्धिमा ने कहा, दीदी चलिए ना हम टेरेस पर चलते हैं। दिशा ने दीवार पर लगी घड़ी पर समय देखते हुए कहा, इस समय बहुत ठंड होगी टेरेस पर आए, लेकिन रिद्धिमा ने जिद करते हुए कहा, प्लीज दीदी चलिए ना, कल आपकी मेहंदी है और उसके बाद शादी, फिर हम आराम से बैठकर बातें कब कर पाएंगे। चलिए ना। उसकी बात सुनकर दिशा ने स्माइल किया और कहा, अच्छा बाबा चल। दोनों टेरेस पर पहुंच गई। आए रिद्धिमा ने दिशा की ओर देखकर कहा, दीदी आपको याद है जब हम छोटे थे तो हम आंख में चोली खेला करते थे, चलिए ना अपने बचपन को एक बार फिर से ताज़ा करते हैं। आए दिशा हैरान होती हुई बोली, आज तुझे क्या हो गया है। बोल वो मुस्कुराने लगी। आए रिद्धिमा ने जिद करते हुए कहा, चलिए ना, वही बचपन वाला खेल एक बार फिर से खेलते हैं। ये कहते हुए उसने दिशा की आंखों पर पट्टी बांध दी और हंसती हुई कहने लगी, आइए दीदी मुझे पकड़कर दिखाइए। आइए बोल बोल वो हंसने लगी। आए दिशा की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। उसमें हैरान होते हुए कहा, ओ रिद्धिमा तुझे क्या हो गया है, तू भी ना बिल्कुल बच्ची की बच्ची है। आए ये कहती हुई दिशा थोड़ा आगे बढ़ी कि तभी उसे ऐसा लगा कि उसे किसी ने कसकर पकड़ लिया है। आए दिशा को जैसे ही एहसास हुआ उसे किसी ने पकड़ लिया है, वो बहुत जोर से घबरा गई और डर के मारे उसकी चीख निकलने ही वाली थी कि इसके पहले ही उसके सामने मौजूद रिद्धिमा ने उसकी आंखों से पट्टी हटा दी। दिशा ने पीछे पलटकर देखा तो सामने आर्यन मौजूद था और उसे प्यार से देख रहा था। वो काफी हड़बड़ा गई और उसने हड़बड़ा कर कहा, आर्यन तुम यहाँ इस वक्त, रिद्धिमा कहाँ है। आए ये कहती हुई वो टेरेस पर इधर उधर देखने लगी। आए आर्यन का जवाब आया, उसे पता है कि उसके होने वाले जीजा जी उसकी प्यारी दीदी के साथ कुछ पल बिताना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं है। आए उसकी बात सुनकर दिशा ने हैरान होते हुए कहा, इसका मतलब। वो कुछ और बोल पाती कि आर्यन उसके करीब आ गया और कहा, हाँ मैंने ही उसे कहा था तुम्हें टेरेस पर लेकर आने को, जब तुम फोन नहीं उठा रही थी तब मैंने उसे मैसेज किया था। आए उसके बात सुनकर दिशा स्माइल करने लगी और कुछ एक्टिंग करते हुए कहने लगी, तो मिस्टर जिंदल इतनी रात को छत पर किसी लड़की से यूं छुपकर मिलना आपको अच्छा लगता है क्या। बोलकर वो शरारती तरीके से आर्यन के रिप्लाई का वेट करने लगी। आए आर्यन ने कहा, अगर वो लड़की दिशा हो तो आर्यन जिंदल अपनी सारी हदें भूलकर कुछ भी कर सकता है। आए दिशा ने जवाब में स्माइल कर दिया और शरारत करते हुए उसने आर्यन की ओर देखकर कहा, तो मिस्टर जिंदल आप दिशा से मिलने आए हैं। आए आर्यन एक बार फिर उसके करीब चला गया और कहा, जी हाँ, अगर मैडम को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो। दिशा शरारत करते हुए उससे कुछ दूर चली गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, अगर दिशा आपसे ना मिलना चाहे तो आप क्या करेंगे। आर्यन ने दूर खड़ी दिशा को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और कहा, आर्यन जिंदल बड़ा जिद्दी किस्म का है, जो चाहता है वो पाकर रहता है, फिर वो तो मिस दिशा का दीवाना है और दीवानेपन में आर्यन क्या नहीं कर गुजरेगा, शायद यह मैडम को पता नहीं है। आए दिशा जोर से हंसने लगी और उसे धक्का देकर उससे कुछ दूर खड़ी हो गई और सवालिया नजरों से उसकी ओर देखकर बोली, अच्छा ये बताओ यहाँ क्यों आए हो, अगर किसी ने देख लिया तो कोई क्या सोचेगा। आर्यन उसकी ओर फेस करके खड़ा हो गया और कहने लगा, अगर मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ, फिर याद रखना बुलाओगी तब भी नहीं आऊंगा। उसकी आवाज काफी सीरियस थी। आई उसकी बात सुनकर दिशा हैरान हो गई और उसके सामने जाकर कहने लगी, झूठे कहीं के। आर्यन जोर से हंस पड़ा और बोला, मुझे प्यार तो बहुत करती हो, जरा सा ना नाराज हो जाता हूँ तो कितना घबरा जाती हो, यही तो प्यार है। आए बोलकर उसने उसे अपनी आगोश में ले लिया। जवाब में दिशा ने भी स्माइल कर दिया। आए आर्यन ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, आर्यन ने हमेशा बेशकीमती चीजों से प्यार किया है और इसका सबसे बड़ा सबूत मेरा प्यार है। आए दिशा उसके सीने से लगकर अपनी आंखें बंद किए मदहोश हुई जा रही थी और उसने आर्यन से कहा, और कुछ कहो ना, ना जाने क्यों तुम्हारी बातें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। आर्यन ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, दिशा कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं तो तुम्हारी एक झलक देखते ही तुम पर फना हो गया, तुम्हारे आईने पर तो रोज तुम्हारे हुस्न की बिजलियां गिरती होंगी। आए दिशा जोर से हंसने लगी और उसकी ओर देखकर बोली, कहाँ से सीखी
तुमने इतनी प्यारी बातें, तुम तो बिजनेसमैन हो ना। आर्यन गहरी सांस लेकर बोला, क्यों मेरे पास दिल नहीं हो सकता, फीलिंग्स नहीं हो सकती। दिशा ने कहा, तुम्हें पता है आर्यन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी कोई मुझसे इतना प्यार करेगा। आर्यन बोला, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि कभी किसी के ख्यालों में पड़कर मुझे भी बेवजह मुस्कुराना आ जाएगा। दिशा हंस पड़ी। आर्यन ने दिशा को अपनी गोद में उठा लिया और टेरेस पर लगे झूले की ओर लेकर गया, उसे वहां बैठा कर खुद भी उसके करीब बैठ गया और चांद की ओर इशारा करते हुए कहने लगा, ईद के चांद सा है इश्क मेरा, पूरी रोशनी से मरहूम है, लेकिन खूबसूरती बेहिसाब है। दिशा ने उसके कंधे पर सर रख दिया और कहने लगी, छू लो मुझे इस तरह, खुशबू की तरह तुझ में समा जाऊं। अपने करीब आने का कोई तो रास्ता दिखा, भटके राही की तरह सिर्फ तेरी ही हो जाऊं। अपने रंग भर दे मेरी रूह में, कहीं मैं कोरे कागज की तरह ना रह जाऊं। कुछ तो ऐसा समा बना कि बस तेरे ही रंग में रंग जाऊं। तेरे लिए ही अपने लफ्ज़ सजाऊं या फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाऊं। कोई तो ऐसी सांस सज्जा कि तेरी धुन पर मैं रम जाऊं। करो इश्क या करो इबादत, कुछ ऐसा हो जाए कमाल कि मैं बस तेरी हो जाऊं। उसकी आवाज में काफी गहराई थी और वो आर्यन के कंधे पर सर रखकर ना जाने क्यों कहीं खो सी गई थी और अपनी आंखें बंद कर आर्यन को महसूस कर रही थी। उसके जज्बातों को समझते हुए आर्यन ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके करीब आकर बोला, मुझे तुम्हारे हर शब्दों में अपने लिए प्यार समझ आता है, तुम्हारी नजरों में खुद के लिए बेकरारी नजर आती है। ना जाने क्यों तुम बोलने से डरती हो, लेकिन तुम्हारी शरारत में तुम्हारी मोहब्बत नजर आती है। ये कहते हुए वो उसके कानों में किस करने लगा और दिशा ने कुछ सोचकर उसे खुद से दूर किया और कहा, आर्यन काफी रात हो रही है, मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए। आर्यन ने छोटे बच्चों की तरह चेहरा बनाकर कहा, मुझे नहीं जाना घर, मुझे अपनी दिशा के पास रहना है, उसका प्यार महसूस करना है। उसकी बात सुनकर वो इस्माइल करने लगी और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोली, आर्यन कुछ दिनों की बात है, वरना इस तरह हमें छत पर कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, और तुम्हारे घर पर भी कोई तुम्हें तुम्हारे बेडरूम में नहीं देखेगा तो क्या कहेगा। ये बोल दिशा सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगी। आर्यन ने कहा, मेरे घर पर किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं वो नहीं हूं। दिशा सवालिया नजरों से उसे देखने लगी, फिर उसने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैंने अपने बेड पर तकिया लगा दिया है, उस पर ब्लैंकेट भी डाल दिया है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसकी बात सुनकर दिशा जोर से हंस पड़ी और उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बड़े बदमाश हो तुम। आर्यन ने उसे अपने गले लगा लिया और उसके कान में धीरे से कहा, वो तो मैं हूं और मेरी बदमाशियां तुम्हें शादी के बाद पता चलेगी। उसकी आवाज में उसकी शरारत झलक रही थी। दिशा ने स्माइल कर दिया और अब भी वो उसकी बाहों में थी। खूबसूरत चांदनी रात, सर्द मौसम की ठंडी ठंडी हवाएं उनके पवित्र प्यार की गवाह बन रही थी। दिशा ने धीरे से कहा, वैसे कैसी शरारत करते हैं आप? उसकी आवाज में उसकी शरारत थी। आर्यन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और थोड़ा रोमांटिक होते हुए बोला, बताऊं? दिशा जोर से हंस पड़ी और बोली, यहां से जाओ वरना कोई हमें देख लेगा तो क्या कहेगा। आर्यन ने अब भी छोटे बच्चों की तरह नहीं में सर हिलाकर कहा, आई डोंट केयर। दिशा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आर्यन प्लीज अब यहां से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि कोई हमारे जज्बातों का मजाक बनाए या हमारे रिश्तों को मामूली कांच का टुकड़ा समझे। हमारा रिश्ता बेशकीमती है और हमें अपने रिश्ते को उसी तरह बरकरार रखना है। उसकी बात सुनकर आर्यन स्माइल करते हुए बोला, यार तुम लड़कियां भी ना सचमुच बहुत अजीब होती हो। आई हेट यू। जवाब में दिशा ने स्माइल कर दिया। आर्यन झूले से उठकर खड़ा हुआ और उसकी ओर देखकर बोला, सचमुच आई हेट यू। दिशा ने उसे शरारती नजरों से देखा। आर्यन ने कहा, सच्ची मुच्ची वाला। दिशा हंसने लगी और आर्यन भी हंस पड़ा और बोला, सच्ची मुच्ची वाला लव यू। ये कहते हुए उसने उसे उठाकर अपने सीने से कसकर लगा लिया और कहा, जल्दी से यह वक्त बीत जाए और तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। आई स्वेयर तुम्हें इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, सुबह से शाम, शाम से रात कब हो जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ये बोल उसने उसके माथे पर किस किया और कहा, बाय, मौका देखकर फिर से मिलने आऊंगा, वादा है। आए बोलकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद दिशा झूले पर बैठकर जोर से हंसने लगी। आर्यन के जाने के बाद दिशा मुस्कुराती हुई अपने बेडरूम में आ गई और आकर अपने बेड पर लेट गई। जैसे ही वो अपने बेड पर लेटी,
वहां रिद्धिमा पहले से मौजूद थी और उसने दिशा के लेट हैं तुरंत उसे सवाल किया। दीदी क्या कहा जीजू ने? उसे जागते देख दिशा हड़बड़ा गई और कहने लगी, बदमाश तो अब तक सोई नहीं जीजू की चमची। ये कहते हुए दिशा ने पिलो उसके ऊपर फेंक दिया और रिद्धिमा उठकर बैठ गई। वो छोटे बच्चों की तरह दिशा के करीब आ गई और कहने लगी, दीदी प्लीज बताइए ना क्या कहा जीजू ने? बहुत प्यार करते हैं ना आपसे, आप कितनी लकी है दी। दिशा ने स्माइल किया और अपने पैर फोल्डकर बेड पर बैठ गई। फिर उसने कहा, लकी तो मैं हूं ही क्योंकि मुझे कोहिनूर जो मिला है। रिद्धिमा ने उसे छेड़ते हुए कहा, हाय दीदी काश जीजू की परछाई मुझे भी मिल जाए। दिशा ने उसकी ओर देखा और शरारती तरीके से कहने लगी, वैसे अमित खुद को आर्यन की परछाई कहता है। रिद्धिमा शर्मा गई और बोली, दीदी आप सो जाइए, हम सुबह बात करते हैं, गुड नाइट। ये बोल वो अपने बेड पर लेट गई और दिशा की ओर पीट कर सोने की एक्टिंग करने लगी। जवाब में दिशा ने भी स्माइल कर दिया और उधर आर्यन अपने बेडरूम पहुंच चुका था। अपने बेडरूम में पहुंचकर उसकी नजर अपने बेड पर पड़ी, जिस पर गोलियों के निशान थे। उसने अपना ब्लैंकेट हटा दिया और उसने उसके अंदर जो तकिए लगाए हुए थे वो पूरी तरह से छलनी हो चुके थे। उस पर गोलियां लगी थी। ये देख आर्यन बुरी तरह से घबरा गया और उसने खुद से बात करते हुए कहा, यह पागलपन विक्रम के अलावा और कोई नहीं कर सकता, लेकिन वह तो जेल में है, फिर यह कैसे पॉसिबल है? दूसरी ओर विक्रम जैसे ही अपने बेडरूम में पहुंचा, वहां विनती पहले से मौजूद थे। विक्रम को देखते ही वो घबराकर बोली, भैया कहाँ चले गए थे आप? में कितनी परेशान हो रही थी। विक्रम हंसने लगा। उसे हंसते देख विनती सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगी। विक्रम ने कहा, मैं वो काम करने गया था जो मुझे बरसों पहले कर देना था। विनती ने स्माइल करते हुए कहा, ऐसा कौन सा काम भैया? विक्रम ने कहा, आर्यन का खून। विक्रम के मुंह से यह सुनते ही विनती के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसका दिल इतने जोर से धड़क रहा था मानो वो अभी उसके सीने से बाहर आ जाएगा। विनती ने कपकपाते होठों से कहा, क्या कहा भैया आपने? उसकी आवाज में उसकी गहराई थी, उसकी तकलीफ छुपी हुई थी। लेकिन इन सब बातों से अनजान विक्रम ने मस्त होकर कहा, मैंने आर्यन का खून कर दिया। अब मेरी जान मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती, कभी नहीं। ये कहते हुए वो अपने बेड पर लेट गया। उसकी बात सुनकर विनती वही फर्श पर बेजान होकर बैठ गई। विनती विक्रम की बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई। फिर कुछ देर बाद वो उठकर अपने बेडरूम की ओर चली गई। वहां जाकर वो अपने बेड पर लेटकर जोर जोर से रोने लगी और खुद से बात करती हुई कहने लगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा खुद का भाई मेरे प्यार को मिटा देगा। ये सोच सोचकर वो जोर जोर से रोने लगी। फिर उसने टेबल पर रखा मोबाइल उठाया और गैलरी में जाकर आर्यन की तस्वीर देखने लगी और तस्वीर देखकर वो रोते हुए बोलने लगी, आर्यन ऐसा नहीं हो सकता ना, तुम नहीं जा सकते ना मुझे छोड़कर। वो बहुत रो रही थी, उसे बहुत तकलीफ पहुंच रही थी, बहुत ही कम समय में ही सही। लेकिन वो औरन पर अपना दिल जो हार बैठी थी। अगली सुबह दिशा के घर पर आज उसकी मेहंदी होनी थी। उसके घर पर बहुत चहल पहल थी। उसका पूरा घर ग्रीन कलर के कर्टन और लाइट से डेकोरेटेड था। वो अपने बेडरूम में मौजूद थी। वो अपनी आने वाली जिंदगी के खूबसूरत सपने सजाने में लगी थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। फोन मिस्टर खन्ना का था। दिशा के फोन रिसीव करते ही उन्होंने कहा, कांग्रेचुलेशन मैडम, आपकी शादी हो रही है। दिशा ने खुश होकर कहा, थैंक यू सो मच। फिर मिस्टर खन्ना ने कुछ परेशान होते हुए कहा, मैडम दरअसल इतने शुभ अवसर पर मैंने आपको इसलिए फोन लगाया है कि। उन्होंने अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ दी और कुछ सोचने लगे। दिशा ने कहा, कहिए ना सर, क्या बात है? मिस्टर खन्ना का जवाब आया, मैडम अगर आप कुछ देर के लिए ऑफिस आ जाए तो बेहतर होगा। दरअसल हमें पुखराज कंपनी में कुछ लीगल नोटिस भेजना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो हम फोन पर नहीं कर सकते। उनकी बात खत्म होते ही दिशा ने तुरंत रिप्लाई किया, ठीक है सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ देर में रेडी होकर ऑफिस पहुंचती हूं। मिस्टर खन्ना ने कहा, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपके केबिन में मैं आपका इंतजार करूंगा, मैं फोन रखता हूं। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद दिशा गहरी सांस लेती हुई खुद से कहने लगी, विनती तुम्हारे चेहरे में अब जो नकाब है उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आज तुम बेनकाब होने वाली हो। दूसरी ओर आर्यन अपने घर के सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन पर सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहा था। वो जानना चाहता था कि कल रात उसके बेडरूम में कौन आया था। उसने खुद से बात करते हुए कहा, इतना पागलपन विक्रम के अलावा और कोई नहीं कर सकता, लेकिन
वो तो जेल में है। वो खुद से बात कर ही रहा था कि तभी फुटेज पर उसकी नजर पड़ी और उसने उसे जूम करके देखा। विक्रम ने अपना चेहरा होड़िए के कैप से कवर कर रखा था, इस वजह से उसका चेहरा क्लियर नहीं आ पाया था। उसे देखकर आर्यन ने बड़बड़ाते हुए कहा, इस आदमी की कद काठी देखकर ऐसा लगता है कि और कोई नहीं, ये विक्रम ही है। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, सर कल हम सारा दिन यही बैठे हुए थे और ड्यूटी पर हम ही थे। यकीन मानिए सर, मेहमानों के अलावा यहाँ कोई नहीं आया। उसकी बात सुनते ही आर्यन उस पर बरसते हुए बोला, देखो शादी वाला घर है, इसलिए मैं यहाँ इस बात का ज्यादा तमाशा नहीं बना रहा हूँ, लेकिन तुमने लापरवाही की है। तुम्हारे रहते कैसे कोई गन लेकर मेरे बेडरूम में पहुंच गया? उसे गुस्से में देखकर गार्ड चुप हो गया और उसने कुछ नहीं कहा। आर्यन ने गार्ड की ओर देखकर कहा, इस बात को अपने तक रखना और इस आदमी की तस्वीर का प्रिंट आउट निकलवा कर मुझे दो। ये बोल आर्यन उसकी ओर देखने लगा। गार्ड का जवाब आया, जी सर, अभी हम निकलवा देते हैं। आर्यन वहां से चला गया कि तभी उसका मोबाइल बजा। फोन दिशा का था। उसका नंबर डिस्प्ले होते देख हमेशा की तरह उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और फोन रिसीव। उसने कहा, क्या बात है, लगता है रात का खुमार अब तक उतरा नहीं जो मैडम मुझे सुबह सुबह कॉल कर दी। दूसरी ओर से दिशा ने सीरियस होकर कहा, आर्यन प्लीज, मैंने जो इम्पोर्टेंट काम से तुम्हें कॉल किया है। आर्यन का जवाब आया, दिशा क्या बात है? दिशा ने कहा, आज हमें कुछ लोगों को बेनकाब करना है, इसलिए ऑफिस पहुंचो। उसकी बात सुनकर आर्यन हैरान रह गया। उसकी खामोशी समझकर दिशा ने कंटिन्यू कहा, फोन पर नहीं बता सकती, ऑफिस पहुंचो, बाय। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद आर्यन खुद से बात करते हुए कहने लगा, इसलिए ज्यादा माइंडेड लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। ये बोल वो खुद ही हंसने लगा। दूसरी ओर दिशा तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल ही रही थी। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में पहुंची, वहां चंदा, रिद्धिमा, निशा और दादी के साथ मौजूद थे और उनके साथ सूरज भी था। उसे ऑफिस के कपड़ों में देखकर निशा ने हैरान होकर कहा, दिशा तू कहाँ जा रही है बेटा? आज से भी मेहंदी है? दिशा ने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में समय देखकर कहा, माँ बस मैं यूं गई और यूं आई, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ऑफिस में। दादी परेशान होकर बोली, बेटा सोना जी आने वाली है तेरे हाथों में मेहंदी लगाने। और वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई कि इसके पहले ही दिशा अपनी दादी के पास बैठ गई और उन्हें साइड हग करती हुई कहने लगी, आप परेशान मत होइए बेबी डॉल, बस मैं यूं गई और यूं आए। सूरज उसकी बात बड़े गौर से सुन रहा था। फिर सूरज ने कहा, माँ उसे जाने दीजिए, हो सकता है ऑफिस में कोई जरूरी काम आ गया हो। फिर उसने दिशा की ओर देखकर कहा, तू जा बेटा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। उनकी बात सुनकर दिशा ने खुश होकर कहा, थैंक यू बाबा। और वो वहां से निकल गई। विनती की रात सिर्फ आर्यन की तस्वीर देखते हुए कटी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो किसी ख्यालों में घूम घूम थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। फोन उसके ऑफिस से था। उसकी असिस्टेंट गौरी ने उसे कॉल किया था। विनती ने गौरी का नेम देखकर फोन साइड में रख दिया और उस फोन रिसीव नहीं किया। गौरी ने एक बार फिर विनती को कॉल किया। कुछ सोचकर विनती ने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से गौरी बोल पड़ी, मैम आपको 2:20 बजे कोहिनूर ऑफिस पहुंचना है। कोहिनूर का नाम सुनकर विनती के चेहरे में एक बार फिर आर्यन की तस्वीर घूम गई। विनती ने कहा, कोहिनूर ऑफिस क्यों? गौरी का जवाब आया, आर्यन सर का मेल आया है और आपसे अर्जेंट मीटिंग करना है उन्हें। आर्यन का नाम सुनकर विनती बहुत खुशी हुई और उसने कहा, गौरी आयुष श्योर मेल आर्यन का आया है? गौरी ने हैरान होकर कहा, जी हाँ मैम, आर्यन सर का ही मेल आया हुआ है और आर्यन सर ने खुद मुझे कॉल किया था आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स्ड करने। उसके इतना कहते ही विनती खुशी से उछल पड़ी और उसने कहा, क्या आर्यन ने खुद तुम्हें फोन किया था? उसकी आवाज में उसकी खुशी साफ झलक रही थी। गौरी का जवाब आया, जी हाँ मैडम, आर्यन सर ने खुद मुझे कॉल किया है और आज आपकी मीटिंग है तो आप कहें तो मैं फिक्स कर दूं? विनती ने तुरंत कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मीटिंग फिक्स कर दो। ये बोल उसने फोन कट कर दिया और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, थैंक यू गॉड, मुझे पता था आप मेरे साथ इतनी ज्यादा थी नहीं करेंगे। उसके आंसू उसकी स्माइल में बदल गए। दिशा जैसे ही ऑफिस पहुंची, रिसेप्शन में रोजी ने उसे देखकर कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। हमेशा की तरह दिशा ने स्माइल करते हुए उसे रिप्लाई किया, गुड मॉर्निंग रोजी। फिर रोजी कुछ हैरान होती हुई बोली, मैडम आज आप ऑफिस क्यों आया है? आज तो आपका मेहंदी फंक्शन है। दिशा ने जवाब में स्माइल दिया और कहा, कुछ इंपॉर्टेंट काम था रोजी, बस इसलिए आए।
रोजी ने हमेशा की तरह उसे अपने वास से एक रेड कलर का गुलाब निकाल कर दिया और कहा, आप हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। दिशा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने कहा, आज तुमने मुझे रेड रोज दिया है, आई एम श्योर ये मेरा लकी डे होगा। रोजी ने हाँ में सर हिला दिया। सारा ऑफिस ग्रीन कलर के कर्टन और लाइट से डेकोरेटेड था और वहां एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा हुआ था जिस पर आर्यन और दिशा की बड़ी बड़ी तस्वीरें फ्लैश हो रही थी और उसके नीचे लिखा था, कांग्रेचुलेशन सर एंड मैम। ऑफिस का डेकोरेशन इतना खूबसूरत किया गया था कि दिशा ने रोजी की ओर देखकर कहा, थैंक यू सो मच रोजी, आई नो ये सब तुमने ही करवाया होगा, हमेशा की तरह हमें स्पेशल फील कराने के लिए। रोजी ने हाँ में सर हिला दिया। दिशा ने कहा, ठीक है रोजी, शाम को मेहंदी फंक्शन में जरूर आना है, मैं अभी केबिन में हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। ये बोल अपने केबिन की ओर चली गई जहां पहले से ही मिस्टर खन्ना दिशा का वेट कर रहे थे। दिशा को देखते ही वो अपनी चेयर से उठकर खड़े हो गए और उसे गुड मॉर्निंग विश करते हुए बोले, आई एम सॉरी मैम, आज मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। दिशा अपनी चेयर पर आकर बैठ गई और बोली, सर आपने मुझे बुलाया है, आई कैन अंडरस्टैंड, कोई इंपॉर्टेंट काम ही होगा। मिस्टर खन्ना ने स्माइल किया और कुछ फाइल्स दिशा को पास करते हुए कहा, ये देखिए मैडम, हमने जो प्लान बनाया था वो सक्सेस रहा, हमारा इवेंट भी बहुत हिट हुआ है और विनती मैडम के सामने हम अपना क्लॉज डिस्क्लोज करेंगे। वैसे हमारी कंपनी ने पुखराज कंपनी को ओवरटेक कर लिया है। विनती मैडम ये बात अच्छी तरह से जानती है, उनके पास लीगल नोटिस जा चुका है। उनकी बात सुनकर दिशा कुछ हैरान हुई और मन में सोचने लगी। जब उसे पता चल गया था, बावजूद उसके वो हल्दी फंक्शन में पहुंची। फिर मिस्टर खन्ना ने कहा, वैसे मैडम कोहिनूर ने अभी जो किया है वो अब तक किसी भी कंपनी ने अपने बिजनेस में नहीं किया होगा, ग्रेट जॉब। जवाब में दिशा ने स्माइल कर दिया और कहा, आपके बिना पॉसिबल नहीं था सर। कुछ देर में वहां आर्यन भी पहुंच गया। दिशा और मिस्टर खन्ना ने उसे सारी बात बता दी और सारी बातें सुनकर आर्यन दिशा की ओर देखकर कहने लगा, दिशा सचमुच मान गया, तुम्हें एक बार फिर से थैंक यू कोहिनूर को बचाने के लिए। मिस्टर खन्ना भी स्माइल करते हुए दिशा की ओर ही देख रहे थे। दिशा ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे लगता है हमें मीटिंग रूम में चलना चाहिए, कुछ देर में विनती भी पहुंच जाएगी और मैंने अपने इन्वेस्टर्स को भी बुला लिया है। वो तीनों उठकर मीटिंग रूम की ओर जाने लगे। वो मीटिंग रूम जा ही रहे थे कि तभी राशि अपने केबिन की ओर जा रही थी और उन्हें मीटिंग रूम में जाते देख वो खुद से बात करती हुई कहने लगी, ये तीनों मीटिंग रूम में क्यों जा रहे हैं, मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। ये सोचकर वो भी उनके मीटिंग रूम में पहुंच गई और उसने आर्यन और दिशा को देखकर कहा, क्या मैं वजह जान सकती हूं कि यहाँ मीटिंग क्यों रखी गई है? अभी अभी मुझे पता लगा कि कोहिनूर कंपनी के कुछ इन्वेस्टर्स भी यहाँ आ रहे हैं। दिशा ने उसकी ओर देखकर जवाब दिया, वैसे मैडम आप किस हक से ये जानना चाहती हैं? राशि ने टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहा, मैं इस कंपनी की पार्टनर हूं, बार बार तुम्हें याद दिलाना पड़ता है। आर्यन ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, राशि प्लीज स्केन क्रिएट मत करो, अगर तुम्हें हमारी मीटिंग में इंटरेस्ट है यू कैन ज्वाइन। राशि ने उन्हें घूर कर देखा और अब वो भी मिस्टर खन्ना के पास रखी चेयर पर बैठ गई। मिस्टर खन्ना ने उसकी ओर देखकर स्माइल करते हुए हेलो कहा। उसने भी उन्हें रिप्लाई किया। धीरे धीरे कर सारे इन्वेस्टर्स मीटिंग रूम में पहुंच गए और सभी ने आर्यन और दिशा को कांग्रेचुलेशन किया। ये देखकर कहीं ना कहीं राशि को जलन हो रही थी, क्योंकि उसे भी रास्ते के पत्थर और कोहिनूर में फर्क समझ आ रहा था, जिसे वो समझकर भी अनजान बनी हुई थी। मीटिंग रूम में विनती को छोड़कर सारे लोग आ चुके थे। मिस्टर अयर ने दिशा को देखकर कहा, मैडम मीटिंग कब तक शुरू क्यों नहीं की जा रही, क्या हम किसी का वेट कर रहे हैं? दिशा ने अपनी चेयर पर बैठे हुए स्माइल करते हुए और अपने अंदाज में कहा, जी हाँ, आज हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जैसे सारे बिजनेसमैन याद रखेंगे, बस एक इम्पॉर्टेंट शख्स का आना बाकी है। आखिर आर्यन और दिशा क्या करने वाले हैं? दिशा अपने केबिन में मौजूद थी। उसके साथ मिस्टर खन्ना, आर्यन और उसके इन्वेस्टर्स के अलावा वहां राशि भी मौजूद थी। दिशा का जवाब सुनकर राशि मन में सोचने लगी, आखिर इसने क्या सोचा है, ये किसका वेट कर रही है? आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है इस ऑफिस में। वो सोच ही रही थी कि तभी वहां विनती पहुंच गई और उसके साथ उसका वकील भी मौजूद था। विनती ने सभी को विश किया। दिशा ने विनती की ओर देखकर कहा, विनती तुम्हारे साथ तुम्हारे वकील क्यों आए हैं? विनती ने रिप्लाई किया, दरअसल कोहिनूर कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट क्लास पुखराज के साथ साइन किए थे, बस उसी सिलसिले में। दिशा आर्यन और मिस्टर खन्ना की ओर देखकर स्माइल करने लगी।
विनती के वकील ने अपनी जगह में खड़े होकर ही सभी के बीच में क्लॉज पढ़ना शुरू किया और कहा, मिस्टर जिंदल के कॉन्ट्रैक्ट साइन के मुताबिक कोहिनूर कंपनी का 75% शेयर पुखराज को मिलेगा। सारे लोग उसकी ये बात सुनकर काफी शॉक्ड हो गए और इन्वेस्टर्स एक दूसरे की ओर परेशानी भरी नजरों से देखने लगे। राशि मन में सोचने लगी, दिशा के रहते ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। कि तभी मिस्टर अय्यर ने दिशा की ओर देखकर कहा, मैडम हम ये क्या सुन रहे हैं, ये कैसी बातें हो रही है। दिशा ने स्माइल किया और मिस्टर अय्यर से कहा, सर आप इन बातों को सिर्फ एंजॉय कीजिए क्योंकि अभी कोहिनूर ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ये बोल वो विनती की ओर देखने लगी। विनती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सवालिया नजरों से उसकी ओर देख रही थी। मिस्टर खन्ना ने दिशा का इशारा पाकर कुछ फाइल और डॉक्यूमेंट्स विनती के वकील को पास किए और सभी के सामने उन्होंने उन पेपर के कुछ लाइन से सेलो टेप हटा दिया, जिसे देखकर सभी चौंक गए। विनती का वकील भी हैरानी भरी नजर से मिस्टर खन्ना की ओर देख रहा था। मिस्टर खन्ना ने उससे कहा, वकील साहब अब आप पेपर पढ़िए, ये ओरिजिनल पेपर है जिसमें मिस विनती ने पूरे होशो हवास के साथ साइन किया है। वकील बड़े गौर से पेपर पढ़ने लगा और फिर उसने अपने पास मौजूद विनती की ओर देखकर कहा, मैडम ये क्या है। इस पेपर के मुताबिक कोहिनूर कंपनी ने पुखराज को ओवरटेक किया है। पुखराज कंपनी के 70% शेयर कोहिनूर के हो गए। विनती हैरान होकर पेपर पढ़ने लगी। राशि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी वो समझने की पूरी कोशिश कर रही थी। अब दिशा मुस्कुराकर अपनी चेयर से उठकर खड़ी हुई और उसने टेबल पर रखा पानी का गिलास विनती को पास करते हुए कहा, थोड़ा पानी पी लो, उसके बाद हम आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। विनती ने उसे पानी का गिलास लिया और एक सांस में गिलास खत्म कर दिया। दिशा ने विनती की ओर देखकर कहा, जिस दिन तुम अपने घटिया मकसद और अपने घटिया इरादों के साथ कोहिनूर में आई थी और तुमने मुझे तुरंत दोस्ती की आड़ में पेपर साइन करने कहा था, तुम्हें याद है मैंने तुमसे वक्त लिया था, बस इसीलिए। विनती उसे घूर कर देख रही थी। दिशा ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, विक्रम की तरह उसकी बहन भी इतनी घटिया सोच की हो सकती है, मैंने नहीं सोचा था। उसकी ये बात सुनकर विनती हैरान हो गई और हैरानी भरी नजर से उसकी ओर देखने लगी। दिशा ने हाँ में सर हिलाकर कहा, मुझे पता है कि तुम्हें विक्रम ने यहाँ भेजा है, लेकिन आई एम सॉरी, कोहिनूर सिर्फ आर्यन की है और दिशा के रहते आर्यन से कोहिनूर का एक हिस्सा भी कोई नहीं छीन सकता। ये कहते हुए उसने एक बार राशि पर नजर डाली जो कि हैरानी भरी नजरों से उसकी बात सुन रही थी। विनती ने उसकी ओर देखकर कहा, तुमने ठीक नहीं किया दिशा, तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। वहां मौजूद आर्यन उनकी बातें बड़ी गौर से सुन रहा था। आर्यन अपनी चेयर से उठकर खड़ा हुआ और विनती के करीब जाकर कहा, विनती तुमने क्या ठीक किया, तुमने एक और हमसे दोस्ती की और एक और हमारे पीठ पीछे खंजर रखा। विनती चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। विनती ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, आर्यन मेरी बात तो सुनो। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, आर्यन जिंदल फरेबी से कभी मतलब नहीं रखता, तुम विक्रम की बहन थी, अगर हमारी अच्छी दोस्त भी बनकर हमारे सामने आती तो आर्यन तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देता, लेकिन तुम तो एक बड़ी चाल से हमसे मिली, हमसे दोस्ती का नाटक किया और फिर कोहिनूर हथियाने की सोची। विनती चुपचाप खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। वहां मौजूद राशि ने खुद से बात करते हुए कहा, ओ माय गॉड, दिशा के अतीत नहीं, यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। राशि अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई और उसने विनती का साइड लेते हुए आर्यन से कहा, तुम विनती को गलत क्यों ठहरा रहे हो, तुम दिशा के बारे में क्यों नहीं सोचते। दिशा की वजह से ये सब हुआ, अगर ये विक्रम को धोखा ना दी होती तो आज ये ना हो रहा होता। उसकी बात सुनते ही आर्यन उस पर बिफर पड़ा और उसे डांटते हुए कहा, ओ मैडम, क्या सोचकर तुम ये सारी बकवास कर रही हो, इस मसले में तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो अच्छा होगा। राशि ने विनती की ओर देखा, उसकी आंखें नम हो चुकी थी। विनती ने आर्यन से कहा, आर्यन मुझे तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस दिशा ने मेरे भाई का दिल तोड़ा है। वहां मौजूद इन्वेस्टर्स भी उनकी सारी बातें सुन रहे थे। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तुम्हारे भाई से दिशा का कोई लेना देना नहीं है और मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज यहां से चली जाओ, मुझे लड़कियों की बेइज्जती करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और अगर तुम एक पल भी यहां रुकोगे तो ना जाने मैं तुमसे क्या क्या कह डालूंगा। ये कहते हो आर्यन ने विनती के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ लिया। विनती ने गुस्से से दिशा की ओर देखा और कहा, दिशा इस बार तो तुमने शेरनी से पंगा लिया है, खामियाजा बहुत बुरा होने वाला है। ये बोल विनती वहां से चली गई और उसके पीछे उसका वकील भी चला गया।
और राशि भी विनती के पीछे भागते हुए चली गई। सभी के जाने के बाद सारे इन्वेस्टर अपनी चेयर से उठकर खड़े हुए और दिशा के लिए जोरदार तालियां बजाने लगे। मिस्टर ठक्कर ने दिशा की ओर देखकर कहा, मैडम अब समझ में आया आपको बिजनेस टाइकून क्यों कहा जाता है, यू आर जीनियस। सारे इन्वेस्टर्स में दिशा और आर्यन के साथ कुछ लीगल फॉर्मेलिटी पूरी की और एक एक कर वहां से चले गए। मिस्टर खन्ना अब भी आर्यन और दिशा के साथ उनके मीटिंग रूम में मौजूद थे। सभी के जाने के बाद मिस्टर खन्ना ने आर्यन की ओर देखकर कहा, सही मायनों में असली कोहिनूर दिशा साहनी है और कोहिनूर की हिफाजत करना बहुत मुश्किल होता है, याद रखिएगा, चलता हूं। ये बोल मिस्टर खन्ना वहां से चले गए। दिशा ने आर्यन की ओर देखकर कहा, आर्यन अब मुझे घर निकलना होगा, आज मेहंदी का फंक्शन है और मुझे वैसे ही लेट हो चुका है। दूसरी ओर दिशा के घर पर निशा और दादी घर के गार्डन एरिया में मौजूद थे। सारे मेहमान वहां पहुंच चुके थे। निशा ने दादी के पास जाकर कहा, माँ अब तक दिशा ऑफिस से नहीं आए और उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर रखा है, कुछ देर में सोना जी पहुंचते ही होंगी। दादी ने भी घबराकर कहा, हाँ मुझे भी यही चिंता सता रही है, दिशा अब तक ऑफिस से लौटी नहीं है। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी वहां सूरज पहुंच गया और सूरज को देखते ही दादी ने कहा, तेरी बेटी अब तक ऑफिस से नहीं आई है, तूने ही उसे भेजा था। समय देख रहा है, शाम के 6 बजे बजने को आ गए। सोना जी किसी भी वक्त उसे मेहंदी लगाने यहाँ आ सकती हैं, अगर वो आ गई तो हम उन्हें क्या कहेंगे। सूरज ने बड़ी बेफिक्री से जवाब दिया, उन्हें हम कह देंगे कि हमारी बिटिया आपका कोहिनूर संभालने गई है। उसकी आवाज में उसकी शरारत थी। दादी और निशा दोनों ने अपने सर पर हाथ रख लिया। दादी ने सूरज की ओर देखकर कहा, जल्दी पता कर दिशा कितने देर में आने वाली है। उन सब की बातचीत चल ही रही थी कि तभी वहां सोना पहुंच गई और उसके साथ सनाया भी मौजूद थे। उनके अलावा रंजीता बुआ भी उनके साथ आई हुई थी। उन्हें दरवाजे पर देखते ही दादी काफी घबरा गई। सोना और रंजीता दरवाजे पर खड़ी हुई थी। निशा तुरंत दरवाजे के पास पहुंची और हाथ जोड़कर उसने कहा, नमस्कार सोना जी। नमस्कार रंजीता जी, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, आइए घर के अंदर आइए। वो लोग घर के अंदर आए। रंजीता ने घर के अंदर आते ही कहा, आपकी बिटिया नजर नहीं आ रही। निशा कुछ और बोल पाती कि इसके पहले ही सूरज उनके पास पहुंचा और उसने सभी को नमस्कार कहा और रंजीता की ओर देखकर बोला, आइए बैठी रंजीता जी, आपके लिए मैं अभी शरबत का बंदोबस्त करवाता हूं। रंजीता और सोना सनाया के साथ चेयर पर आकर बैठ गए। उनके चेयर पर बैठते ही दादी वहां पहुंचे। उनके साथ एक वेटर भी मौजूद था। दादी ने वेटर की ओर देखकर कहा, सभी को शरबत सर्व करो। वेटर ने सभी को शरबत सर्व किया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रंजीता ने अपनी साड़ी के आंचल से खुद को हवा करते हुए कहा, कितनी गर्मी हो रही है यहाँ। उसकी ये बात सुन दादी ने बात बनाते हुए कहा, मैं अभी आप लोगों के लिए आइसक्रीम भेजो आती हूँ। ये बोल दादी वहां से चली गई। उनके जाने के बाद निशा और सूरज भी अपने और मेहमानों में बिजी हो गए। रंजीता ने सोना के करीब आकर धीरे से कहा, इंतजाम तो सब ठीक है, लेकिन आर्यन की होने वाली दुल्हन नजर नहीं आ रही। सोना ने कहा, जी हाँ बड़ी दीदी, मैं भी यही सोच रही हूँ, दिशा नजर नहीं आ रही। सोना ने निशा को इशारा कर अपने पास बुलाया और कहा, हमें हमारे घर पर भी कई रस्में अदा करनी है, बेहतर होगा आप दिशा को जल्द से जल्द बुला दीजिए ताकि मैं शगुन करके वापस अपने घर जा सकूं। उनकी बात सुनते ही निशा थोड़ी हड़बड़ा गई और उसने बात बनाते हुए कहा, जी हाँ बस आती ही होगी, आप लोग जब तक कुछ लीजिए ना। ये कहते हुए उन्होंने पास में मौजूद वेटर को अपने पास बुलाया और उसकी ट्रे से आइसक्रीम की प्लेट उठाते हुए सोना और रंजीता को दी और फिर वहां से चली गई। सोना ने रंजीता की ओर देखकर कहा, कितनी लापरवाह माँ है, कब से उनकी बेटी को बुला रहे हैं लेकिन उन्हें कोई मतलब ही नहीं। रंजीता ने कहा, मैं भी अपने इलेक्शन में इतनी बिजी हो गई थी कि आर्यन के लिए कोई ढंग की लड़की देखने का समय ही नहीं मिला और तब तक आर्यन ने इस लड़की को पसंद कर लिया। इनकी फैमिली को देखो, कहीं से हमसे मैच होते हैं। सोना और रंजीता मुंह बनाकर आपस में बातचीत कर ही रही थी कि भी निशा उनके पास पहुंचे। निशा को देखते ही सोना थोड़ा गुस्सा करती हुई बोली, देखिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने हमें यहाँ हमारी बेइज्जती करने बुला लिया है। मैंने आपको कल ही बता दिया था ना कि मैं शाम 5 बजे आपके घर शगुन करने आऊंगी, तो फिर अब तक आपकी बेटी क्यों नहीं आए। निशा कोई जवाब दे पाती कि इसके पहले ही रंजीता अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई और गुस्सा करती हुई कहने लगी, आपको जरा भी अंदाजा है कि आपकी बेटी की शादी किस घर में होने जा रही है।
निशा ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। सोना और रंजीता की आवाज थोड़ी ज्यादा तेज हो गई थी। उनकी तेज आवाज सुनकर सारे मेहमानों का ध्यान उनकी ओर चला गया। सारे गेस्ट सोना और रंजीता की ओर देखने लगे। दोस्तों, आगे क्या होगा कहानी में? दिशा के घर पर मेहंदी फंक्शन अब भी चल रहा था और सोना, रंजीता और शनाया की बातचीत निशा के साथ अब भी जारी थी। सोना ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, देखिए, ये सारी बदतमीजियां आपके घर पर होती होंगी, पर हमारे घर ये सब नहीं होता। हमारे घर की बहू बेटियां अपनी मर्यादा का खास ख्याल रखती हैं, और यहाँ मैंने तो आप लोगों को पहले ही बता दिया था ना कि पहली मेहंदी मेरे हाथों लगेगी और मैं शाम 5 बजे तक आ जाऊंगी। फिर ये बदइंतजामी क्यों? निशा ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए सोना जी, आपका नाराज होना जायज है। अगर आप इस तरह नाराज होंगी तो कैसे काम चलेगा? सोना ने उसे घूर कर देखा और कहा, आपको मेरा नाराज होना दिख रहा है? क्या अपनी बेटी की लापरवाही नजर नहीं आ रही आपको? सोना काफी गुस्से में थी। सोना ने गुस्सा होते हुए निशा से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आपकी बेटी जानबूझकर देर कर रही है ताकि वो मेरी बेइज्जती कर सके। निशा ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए बहन जी, मेरी बेटी को मैंने ये संस्कार नहीं दिए हैं। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी दिशा अपनी कुछ सहेलियों के साथ तैयार होकर वहां पहुंच गई। दिशा को देखकर निशा बहुत खुश हुई और उसने अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, लीजिए, आ गई आपकी होने वाली बहू। ये बोल निशा भी दिशा के पास चली गई। उसके जाने के बाद रंजीता सोना के करीब आकर कहने लगी, जब माँ में ही इतनी अकड़ है तो न जाने बेटी में कितनी होगी। पता नहीं मेरे आर्यन ने किसे पसंद कर लिया है। सोना चुप थी। सोना ने रंजीता की ओर देखकर कहा, बड़ी दीदी, दिशा की साड़ी तो देखिए, इतनी हल्की साड़ी पहन रखी है इसने। क्या इसे नहीं पता कि इसकी शादी आर्यन जिंदल के साथ होने वाली है? रंजीता ने उसे समझाते हुए कहा, तू गलत नहीं कह रही है, लेकिन अभी यहाँ कुछ कहना मुनासिब नहीं। शनाया भी दिशा के पास पहुंच चुकी थी। उसने दिशा को देखकर कहा, वाह भाभी, आप कितने प्यारे लग रहे हो। ग्रीन कलर आप पर बहुत सूट करता है। दिशा ने जवाब में स्माइल किया और कहा, थैंक यू सो मच। सोना उठकर दिशा के पास आ ही रही थी कि तभी दिशा की सहेली अदिति ने उसकी ओर देखकर कहा, ला दिशा, तेरे हाथों में आर्यन जीजू का नाम लिख दूं? उनका नाम मैं इतना छोटा लिखूंगी ना कि रात भर वो बस ढूंढते रह जाएंगे। दिशा मुस्कुराने लगी। उसकी बात सुनकर सोना काफी नाराज हो गई और उसने वहां मौजूद निशा की ओर देखकर कहा, मुझे ऐसा लगता है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। निशा ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, आप बुरा मत मानिए, बच्ची है, इसे कुछ नहीं पता। और फिर उसने अदिति को समझाते हुए कहा, बेटा, दिशा के हाथ में पहली मेहंदी उसकी सास के हाथों लगेगी और उसके बाद तुम लगाती रहना। अदिति ने छोटे बच्चों की तरह अपने कान पकड़कर कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। फिर उसने मेहंदी का कोन सोना के हाथ में पकड़ आते हुए कहा, लीजिए आंटी, आप शगुन कर दीजिए। सोना काफी गुस्से में थी। वो दिशा के करीब बैठ गई और उसने दिशा की ओर देखकर कहा, मैं आज यहाँ तुम्हारे घर पर आई हूँ तो सिर्फ अपने आर्यन की वजह से, वरना तुम्हारी जैसी लड़की में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सोना को गुस्से में देख दिशा चुप थी। उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। सोना ने दिशा के हाथ में मेहंदी लगाई और वहां मौजूद निशा की ओर देखकर बोली, मैं चलती हूँ, मुझे अपने घर पर भी कुछ काम है, नमस्कार। निशा ने भी हाथ जोड़कर उसे नमस्कार कहा कि तभी वहां दादी पहुंच गई और उन्होंने सोना की ओर देखकर कहा, अजी, आप हमारी बच्ची के ससुराल वाले हैं, ऐसे कैसे जा सकते हैं? खाना खाए बगैर तो आप लोग नहीं जाएंगे, आइए मेरे साथ। सोना कुछ बोल पार्टी की इसके पहले ही दादी ने सोना और रंजीता का हाथ पकड़ लिया और डिनर काउंटर की ओर चली गई। वहां स्पेशल टेबल लगी हुई थी। दादी ने उन्हें वहां बिठा दिया और वेटर की ओर देखकर कहने लगी, लाओ जी लाओ, छोले भटूरे हमारी होने वाली समधन को खिलाओ। रंजीता ने सोना के कान के करीब जाकर धीरे से कहा, ओ माय गॉड, ये लोग हमें छोले भटूरे खिलाने वाले हैं। वेटर ने गर्मा गर्म छोले और भटूरे की प्लेट उनके सामने लाकर रख दी। दादी वहीं मौजूद थे। उन्होंने सोना, रंजीता और शनाया की ओर देखकर कहा, लीजिए शुरू कीजिए आप लोग, वरना भटूरे ठंडे हो जाएंगे। सभी ने खाना शुरू किया। फिर वहां मौजूद दादी ने वेटर की ओर देखकर कहा, ओए वेटर, जल्दी जल्दी मेरी समधन लोगों के लिए ठंडी ठंडी लस्सी लेकर आ, और वह भी पंजाबियों वाली गिलास में लेकर आना। ये बोल दादी मुस्कुराते हुए सभी की ओर देखने लगी। उनकी बात सुनकर सोना और रंजीता परेशान हो गई। शनाया ने दादी की ओर देखकर कहा, वाओ दादी, सचमुच बहुत टेस्टी है, मैंने फर्स्ट टाइम इतना टेस्टी छोला भटूरा खाया।
और उधर अदिति दिशा से धीरे से बोल रही थी, तेरी होने वाली सास तो बहुत तेज मालूम होती है, देखा नहीं इस तरह हिटलर की नानी बनी घूम रही है। दिशा ने उसके सर पर धीरे से टपली मारकर कहा, चुप कर, वो बहुत अच्छी है। निशा भी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनके चेहरे में कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। वो गार्डन एरिया के दूसरे कोने में चुपचाप खड़ी हो गई। उन्हें वहां अकेले देख सूरज भी वहां पहुंचा और उसकी ओर देखकर कहने लगा, दुल्हन की मां हो तुम, सारे मेहमानों को अटेंड करो, इस तरह मुंह लटका ही क्यों खड़ी हो। निशा ने सूरज की ओर देखकर कहा, अजी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सोना जी दिशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उन्होंने अभी अभी दिशा से ये बात कही, मैंने सुना। सूरज ने स्माइल करते हुए कहा, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो और जा जाकर सारे मेहमानों को खुश होकर अटेंड कर, आर्यन जैसा दामाद भी मिल रहा है तुझे, ये मत भूल। निशा ने स्माइल कर दिया। अदिति और रिद्धिमा ने दिशा के हाथों में आर्यन के नाम की मेहंदी लगाना शुरू कर दिया था। आज दिशा के चेहरे में उसकी खुशी साफ झलक रही थी। दूसरी ओर राशि विनती के पीछे उसके पैलेस तक जा पहुंची थी। विनती अपने पैलेस में पहुंचकर जैसे ही अपनी गाड़ी पार्क की, उसके पीछे राशि भी पहुंच गई और उसने पैलेस पर एक नजर डालते हुए उससे बात करते हुए कहा, ओ माय गॉड, ऐसा लगता है मानो मैं किसी शहंशाह के पैलेस में आ चुकी हूं। इस दिशा को तो मानना पड़ेगा, पैसे वाले लड़कों से ही इसे प्यार होता है। वो पैलेस के बाहर खड़ी होकर साले बड़े गौर से देख रही थी कि तभी विनती उसके पास पहुंचे और हैरान होती हुई बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो। राशि ने कहा, विनती मैं तुम्हें समझाने यहाँ तक चली गई, मैंने तुम्हें बहुत आवाज दी लेकिन तुमने कुछ सुना ही नहीं। विनती भी काफी गुस्से में थी। उसने उसे घूरते हुए कहा, बेहतर होगा अगर तुम अपना मुंह बंद रखो, तो तुम्हारी बातों में फंसकर मैंने अपना पूरा खेल खत्म कर लिया, मुझे तुम्हारी बातें माननी ही नहीं चाहिए थी, स्टूपिड गर्ल। राशि ने उसे समझाते हुए कहा, देखो विनती, मैंने तो तुम्हारा अच्छा सोचकर ही तुम्हें सलाह दी थी, लेकिन वह चला चूहिया उसने पूरा खेल बिगाड़ दिया। विनती काफी गुस्से में थी। उसने राशि की ओर देखकर कहा, यू नो राशि, पहली बार किसी ने मेरी इतनी इंसल्ट की है। राशि ने मन में सोचा, बहुत सही मौका है, राशि अपना दांव खेल दे। राशि ने रोने की एक्टिंग करते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही फोन किया था विनती कि वो बहुत ही चालाक लड़की है और उसे अपने जाल में फंसाना बहुत ही मुश्किल है। विनती ने उसकी बात सुनकर कहा, राशि मैं अभी काफी डिस्टर्ब हूं, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं प्लीज। जवाब में राशि ने हाँ में सर हिला दिया। विनती अपने पैलेस के अंदर चली गई, लेकिन राशि अब भी पैलेस के बाहर मौजूद थे कि तभी उसकी नजर पैलेस की एक बड़ी सी खिड़की पर पड़ी, जिस पर उसने विक्रम को देखा। विक्रम वहां बैठकर अपनी गन सेट कर रहा था। उसे देखते ही राशि हैरान होकर खुद से बात करते हुए कहने लगी, विक्रम जेल से बाहर कैसे, इसका मतलब। फिर कुछ सोचकर राशि तुरंत वहां से चली गई और वो सीधे अपने घर पहुंच गई। अपने घर में पहुंचकर उसने ड्राइंग रूम से समीर को फोन लगाया। समीर ने जैसे ही उसका फोन रिसीव किया, राशि बोल पड़ी, समीर तुम्हें पता है आज क्या हुआ। समीर नाराज होते हुए कहने लगा, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आज कोहिनूर कंपनी ने एक बार खुद को बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर साबित कर दी। उसकी आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। राशि ने हैरान होते हुए कहा, इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया। समीर बोला, मैंने तुम्हें ऑफिस जाने की एडवाइस क्यों दी, ताकि तुम वहां पल पल होने वाली बातों को मुझ तक पहुंचा सको, लेकिन तुमने अब तक क्या किया। तुम्हारे रहते कोहिनूर ने अपना इतना बड़ा टारगेट पूरा कर लिया और हमारे नाक के नीचे से उस दिशा साहनी ने कोहिनूर को कहां से कहां पहुंचा दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से। राशि चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। समीर ने उसे चिल्लाते हुए कहा, कल मीटिंग होने वाली थी तो मैं इसकी नॉलेज क्यों नहीं बताया तुमने मुझे। राशि कुछ और बोल पाती कि उसके पहले समीर खुद ही बोल पड़ा, स्टॉप इट राशि, बहुत हो गया तुम्हारा बिकना और मेरा सुनना, प्लीज अभी फोन रख दो, मैं बहुत अपसेट हूं। ये बोल उसने फोन कट कर दिया। उसके फोन कट करने के बाद राशि की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने खुद से बात करते हुए कहा, इस तरह से मेरे आर्यन ने मुझे कभी नहीं डांटा, अगर मुझसे कुछ गलती भी हो जाया करती थी तो वह संभाल लेता था। कुछ सोचते हुए उसने टीवी ऑन की और न्यूज देखने लगी। आज टीवी के सारे न्यूज चैनल पर दिशा और आर्यन की ही न्यूज चल रही थी। ना जाने क्यों एक बार फिर राशि के दिल में एक दर्द सा उठा और उसने खुद से बात करते हुए कहा, क्या सचमुच आर्यन दिशा से प्यार करता है। दूसरी ओर विनती विक्रम के बेडरूम में पहुंची और भागकर उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। अपनी प्यारी बहन को इस तरह से रोते देख विक्रम थोड़ा घबरा गया और उसने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, क्या हो गया वीनू, तू रो क्यों रही है बेटा, सब ठीक तो है ना।
विनती ने नहीं में सर हिला दिया और कहा, कुछ ठीक नहीं है भैया, कुछ भी ठीक नहीं है। ये बोल वो फफक कर जोर से रोने लगी। उसे यूं रोते देख विक्रम का दिल बैठने लगा और उसने उसका चेहरा अपने हाथ में भरकर कहा, बेटा क्या बात है, अपने भैया को नहीं बताएगी? विनती की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वह लगातार रोए जा रही थी। विक्रम ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, बोल ना बेटा, क्या बात है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। विनती ने कहा, भैया दिशा की वजह से हम दोनों भाई बहन का दिल टूट रहा है। उसकी यह बात सुन विक्रम सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगा और अपनी बहन के अनकहे जज्बात उसने तुरंत समझ लिए। उसने विनती की आंखों में आंखें डालकर कहा, इसका मतलब तू आर्यन से? विनती जोर से रोती हुई बोली, हाँ भैया, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और शायद उसके बिना मैं मर जाऊंगी। प्लीज भैया, आप मेरा प्यार मुझे लौटा दो। ये कहती हुई वो अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तक तो अपने प्यार को पाना सिर्फ मेरा मकसद था, लेकिन अब मुझे मेरा मकसद और ज्यादा मजबूत करना होगा, क्योंकि मुझे अपनी बहन के प्यार को लौटाना है। दोस्तों, आपकी इस फेवरेट कहानी में आगे कौन सा नया दिलचस्प मोड़ आने वाला है? क्या विक्रम और विनती आर्यन और दिशा की शादी होने देंगे या ये दोनों भाई बहन मिलकर कोई नया उधम मचाने वाले हैं? दिशा की हाथों में उसकी मेहंदी सज चुकी थी और कुछ देर बाद सोना, रंजीता और शनाया भी दादी से इजाजत लेकर घर से चले गए। दिशा अपने बेडरूम में मौजूद थी और वो अपने हाथों को स्माइल करती हुई देख रही थी और वो खुद से बात करती हुई कहने लगी, आर्यन, अब तो तुम्हारे नाम की मेहंदी भी सज गई है, बस कुछ ही पल का इंतजार है। सोचकर वो मुस्कुराने लगी। वो अपने सपने बुनने में लगी हुई थी कि तभी उसके बेडरूम की लाइट चली गई। उसके बेडरूम में पूरी तरह से अंधेरा हो गया। उसने खुद से बात करते हुए कहा, ये क्या, पूरे घर में तो लाइट है लेकिन मेरे बेडरूम में अंधेरा कैसे? उसने बालकनी की विंडो से नीचे झांककर नीचे देखा, सारी जगह लाइट्स थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, लगता है फिर वोल्टेज प्रॉब्लम। कि तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसकी आंखों में पट्टी बांध दी। दिशा पूरी तरह से जोर लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई और उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से काला अंधेरा हो चुका था। दूसरी ओर आर्यन ऑफिस से थाने पहुंच गया। जैसे ही वो थाने पहुंचा, उसकी नज़र थाने के अंदर मौजूद नैतिक पर पड़ी। नैतिक अपने डिपार्टमेंट से जोर जोर से बोल रहा था। आज तक नैतिक चतुर्वेदी के अंडर में ऐसा केस कभी नहीं हुआ कि कोई मुजरिम जेल से फरार हो जाए। किसी भी तरह उस विक्रम और शेरा को ढूंढकर मेरे सामने लाओ, वरना मैं सबको सस्पेंड कर दूंगा। नैतिक की बात सुनते ही आर्यन चौंक गया। नैतिक आर्यन की मौजूदगी से अब भी अनजान था। उसने अपने स्टाफ से बात कंटिन्यू करते हुए कहा, विक्रम रायसेन और शेरा मुझे किसी भी कीमत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। उसका सारा स्टाफ चुप होकर उसकी बात सुन रहा था। आर्यन ने उसकी बात सुनकर मन में सोचा, इसका मतलब मुझ पर हमला विक्रम ने ही किया है। वो दरवाजे पर खड़े होकर सोच ही रहा था कि तभी नैतिक की नजर आर्यन पर पड़ी और आर्यन को सामने देखकर उसने फेक स्माइल देते हुए कहा, आर्यन सर, आप यहाँ थाने में, और वो भी इस वक्त? ये कहते हुए उसने अपनी घड़ी में समय देखा। आर्यन ने सीरियस होकर कहा, दरअसल बात ही कुछ ऐसी है। नैतिक ने उससे कहा, आइए मेरे केबिन में चलकर बात करते हैं। ये बोल वो अपने केबिन की ओर चला गया और आर्यन भी उसके पीछे मौजूद था। वहां पहुंचकर उसने आर्यन को सामने रखी चेयर पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, सर बताइए, थाने में आपका कैसे आना हुआ? आर्यन अब भी सीरियस था। उसने कहा, कल रात मुझ पर हमला हुआ है। नैतिक का जवाब आया, आपको किसी पर शक है? आर्यन ने अपने पॉकेट से एक पेपर निकाला और नैतिक को देते हुए बोला, मुझे शक नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि यह हमला मुझ पर विक्रम रायसेन ने किया है। उसकी ये बात सुन नैतिक थोड़ा चौंक गया और उसने उसे नजरें चुराते हुए कहा, ये कैसे पॉसिबल है, वो तो जेल में है। आर्यन बोला, सर मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है और आप इस प्रिंटआउट को देख लीजिए। इसमें जो शख्स नजर आ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि विक्रम ही है। नैतिक चुप था। आर्यन ने कहा, सर आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? पुलिस डिपार्टमेंट में आपका नाम कितनी इज्जत से लिया जाता है और आपके रहते इतनी गैर जिम्मेदारी कैसे? आर्यन की आवाज में उसका गुस्सा झलक रहा था और वो घूरकर नैतिक के रिप्लाई का वेट कर रहा था। नैतिक ने उसे समझाने के अंदाज में कहा, देखिए आप फिक्र मत कीजिए, बहुत ही जल्द वो हमारी गिरफ्त में होगा। आर्यन नाराज होकर बोला, वो आपकी गिरफ्त में कब होगा? जब वो मेरी या दिशा की जान ले लेगा तब। नैतिक गहरी सांस लेते हुए कहने लगा,
देखिए सर, आप आवेश में आ रहे हैं, हम आराम से बात कर सकते हैं। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी चेयर पर बैठ गया। नैतिक ने टेबल पर रखा पानी का गिलास आर्यन को पास किया। आर्यन ने एक सांस में पानी का गिलास खत्म कर दिया और नैतिक की ओर देखकर कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन प्लीज आप हमारी हिफाजत कीजिए। कल हमारी शादी है और आपको अंदाजा नहीं कि विक्रम क्या कर सकता है। नैतिक का जवाब आया, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आपको और दिशा मैडम को पुलिस प्रोटेक्शन देने को तैयार है। दूसरी ओर दिशा के घर पर दादी खाने की प्लेट लेकर दिशा के बेडरूम में पहुंची और वहां अंधेरा देखकर उन्होंने खुद से बात करते हुए कहा, इस लड़की ने लाइट क्यों बंद कर रखी है। ये कहते हुए उसने उसके बेडरूम की लाइट ऑन कर दी। दादी ने जैसे ही उसके बेडरूम को देखा, उसके बेडरूम में सारी चीजें अस्त व्यस्त थी। ये देखकर दादी को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने खुद से बात करते हुए कहा, ये सारी चीजें इतनी बिखरी हुई क्यों है, दिशा कहाँ है। दिशा का कमरा देखकर उन्हें किसी अनहोनी का अंदाजा हो चुका था। उनके हाथों से खाने की प्लेट छूट गई और वो भागकर घर के गार्डन एरिया में गई, जहां अब भी गाना बजाना चल रहा था। उन्होंने सूरज का हाथ पकड़कर उसे घर के दूसरे कोने में लाया। सूरज ने हैरान होते हुए कहा, क्या बात है माँ, आज हम दोनों माँ बेटे झूम कर डांस करेंगे, कल आपकी बच्ची की शादी है। दादी ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, पहले मेरी बात सुन, मैं तुझसे क्या कहना चाहती हूँ। सूरज बोला, क्या बात है माँ, तू परेशान क्यों है, अभी तो हमारे खुश होने का समय है। दादी ने अपने दांत पीते हुए कहा, पहले मेरी बात तो सुन ले नालायक। सूरज सीरियस होकर उनकी ओर देखने लगा। दादी की आंखों से आंसू आने लगे। उन्होंने कहा, मैं दिशा के कमरे से आ रही हूं। ये कहते हुए उन्होंने सारी बात सूरज को बता दी। दादी की बात सुनकर सूरज परेशान हो गया और बोला, क्या बात कर रही हो माँ। दादी ने कहा, हम अभी घर पर हल्ला नहीं करेंगे, निशा को भी जाकर सारी बात बता दे, पता कर दिशा कहाँ गई। सूरज ने हाँ में सर हिलाया और उसने निशा को भी सारी बात बता दी। सूरज और निशा दादी को परेशान देख दूर बैठी चंदा मन में सोचने लगी, घर पर सारे लोग इतने परेशान क्यों हैं, क्या बात हो गई, मुझे पता करना चाहिए। सोचकर वो निशा के पास पहुंची, जो कि दिशा के बेडरूम में बैठकर रो रही थी। जैसे ही चंदा दिशा के बेडरूम में पहुंची, वहां बिखरे हुए सामान देखकर उसने निशा से कहा, दीदी दिशा कहाँ है और उसने अपने कमरे की क्या हालत बना रखी है। निशा ने रोते हुए कहा, चंदा दिशा नहीं मिल रही, मेहंदी लगाकर वो तो अपने कमरे में ही आई थी, लेकिन वो यहाँ नहीं है और उसका कमरा देखकर मुझे ना जाने क्यों किसी अनहोनी का अंदेशा हो रहा है। चंदा ने सूरज की ओर देखकर कहा, जीजू आपको अब लेट नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द अपने लेवल पर दिशा का पता लगाइए, वरना हमें पुलिस कंप्लेंट दिखानी होगी। रिद्धिमा भी वहां पहुंच चुकी थी और उसने उनकी सारी बातें भी सुन ली थी। रिद्धिमा ने उनसे कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आर्यन जीजू से मिलने गई हो, हमें आर्यन जीजू से बात करनी चाहिए। दादी ने रोते हुए कहा, लड़की तेरा दिमाग खराब है क्या, अगर वो आर्यन से मिलने जाएगी तो उसके कमरे का सामान बिखरा हुआ क्यों रहेगा। रिद्धिमा चुप हो गई। दादी रो रही थी और निशा भी चंदा के कंधे पर सर रखकर रो रही थी। चंदा ने सूरज की ओर देखकर कहा, जीजू मुझे ऐसा लगता है हमें आर्यन बेटा को सब बता देना चाहिए, वही कुछ कर सकता है। सूरज बोला, तुम ठीक कह रही हो चंदा। सूरज ने अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला और आर्यन का नंबर डायल किया। आर्यन के फोन रिसीव करते ही सूरज बोला, आर्यन बेटा, वो अपनी पूरी बात नहीं बोल पा रहा था। उसकी घबराहट उसकी हकलाहट में साफ झलक रही थी। आर्यन ने कहा, क्या बात है अंकल, कहिए। सूरज ने रोते हुए कहा, बेटा दिशा गुम हो गई है, वो नहीं मिल रही। आर्यन ने परेशान होकर कहा, क्या दिशा नहीं मिल रही। सूरज ने रोते हुए कहा, हाँ बेटा, अभी अभी तो उसके हाथों में मेहंदी लगी थी और अपने बेडरूम में ही थी, लेकिन ना जाने वो कहाँ चली गई। ये बोल सूरज जोर जोर से रोने लगा। आर्यन ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखिए अंकल प्लीज रोइए मत, मैं अभी पुलिस स्टेशन में ही हूँ और मुझे पता है दिशा को किसने किडनैप किया है। ये बोल आर्यन ने फोन कट कर दिया और अपने सामने बैठे नैतिक की ओर देखकर उसने कहा, सर जिस बात का डर था वही हुआ, दिशा अपने बेडरूम से गायब है और हो ना हो ये काम विक्रम ने ही किया है। ये बोलकर वो नैतिक की ओर देखने लगा। नैतिक गुस्सा होते हुए बोला, अगर ये काम विक्रम ने किया है तो आज उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, आप मुझ पर यकीन रखिए। उसका गुस्सा उसकी आवाज में झलक रहा था। नैतिक ने तुरंत अपने टेबल पर रखा अलार्म बजाया और उसके अलार्म बजाते ही वहां हवलदार पहुंच गया। उसकी ओर देखकर नैतिक ने कहा,
तुरंत अपनी स्पेशल टीम को रेडी होने बोलो, हमें 10 मिनट के अंदर एक बड़े मिशन के लिए निकलना है और हाँ ध्यान रहे ये मिशन सीक्रेट रहेगा। हवलदार ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। नैतिक ने आर्यन की ओर देखकर कहा, मिस्टर आर्यन मुझे लगता है अब आपको घर जाना चाहिए, मैडम का पता लगते ही हम आपको कॉल करेंगे। आर्यन काफी परेशान था और उसने कहा, सर मैं भी आपके साथ चलूंगा। नैतिक बोला, लेकिन आप वहां क्या करेंगे? आर्यन बोला, प्लीज सर। कुछ सोचकर नैतिक ने हाँ में सर हिला दिया और उधर दिशा को एक अंधेरे कमरे में बैठा दिया गया और उसके मुंह से और आंखों से पट्टी हटा दी गई। पट्टी हटते ही दिशा ने जोर से चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? किसकी इतनी हिम्मत है जिसमें मेरा किडनैप किया? दिशा जिस चेयर पर बैठी थी उस चेयर पर फोकस लाइट जल रही थी। सिर्फ उस अंधेरे कमरे में दिशा का चेहरा और उसकी आवाज ही आ रही थी और वहां ना कोई दिख रहा था ना किसी की आवाज आ रही थी। दिशा ने एक बार फिर चिल्लाकर कहा, कौन है? कोई तो मेरे सामने आओ, किसने मेरा किडनैप किया है? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। दिशा ने चिल्लाकर कहा, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने क्यों नहीं आते? तुम्हें पता नहीं मेरा आर्यन क्या हाल करेगा तुम्हारा? अगर उसे पता लगेगा कि मेरा किसी ने किडनैप किया है वह तुम्हारी जान ले लेगा। अगर अपनी जान की परवाह है तो मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे प्लीज, कल मेरी शादी है। ये बोलकर दिशा जोर जोर से रोने लगी, लेकिन अब भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो अब भी उस अंधेरे कमरे में अपनी नजरें दौड़ा कर देख रही थी, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। दिशा जोर जोर से रो रही थी और उसने एक बार फिर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, देखो हम बैठकर बात भी कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है तुम मुझे बता सकते हो? मुझे किडनैप करना किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, बल्कि और बड़ी प्रॉब्लम को इनविटेशन देना है। इसलिए जो कोई भी है प्लीज मेरे सामने आ जाओ, वादा करती हूँ मैं बगैर नाम लिए तुम्हारा मकसद पूरा करूंगी। कौन हो तुम? दोस्तों आपको क्या लगता है दिशा को किसने किडनैप किया और उसे किडनैप करने के पीछे किडनैपर का क्या मकसद हो सकता है? दिशा अब भी उस अंधेरे कमरे में मौजूद थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी लेकिन उसे अब तक कोई जवाब नहीं मिला। उसने उस अंधेरे कमरे में इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसने एक बार फिर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, कौन हो तुम? अगर सचमुच तुम्हारे अंदर दिशा साहनी से दुश्मनी लेने की काबिलियत है तो अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते? कि तभी अचानक से उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उस आहट को सुनकर दिशा जिस ओर से आहट की आवाज आ रही थी उस और बड़े गौर से देखने लगी और जिस शख्स के पैरों से उसे आहट सुनाई दे रही थी वो दिशा के करीब आकर खड़ा हो गया। दिशा ने उसे गौर से देखा, वो और कोई नहीं बल्कि विक्रम ही था। विक्रम को सामने देख दिशा बहुत जोर से घबरा गई। डर के मारे उसके रोए खड़े हो गए और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से आवाज निकल पाए, तुम यहाँ? तुम तो जेल में थे ना? विक्रम उसे गुस्से से घूर कर देख रहा था, उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। दिशा ने उसकी ओर देखकर कहा, मुझे यहाँ लाने की वजह? विक्रम अब भी चुप था, वो सिर्फ उसे घूर कर देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जो पहली बार दिशा ने महसूस किया था। दिशा ने एक बार फिर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, विक्रम क्यों लेकर आए हो मुझे? अब तुम्हारे मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। विक्रम ने कहा, रिश्ता है नफरत का, और चुप होकर उसे एक बार फिर घूर कर देखने लगा। दिशा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और गहरी सांस लेती हुई कहने लगी, तुम मेरी जिंदगी के भूल हो। कब तक मुझे मेरी भूल का एहसास दिलाते रहोगे? गलती हो गई कि मैंने किसी समय तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी कर ली और चुपचाप तुम्हारे दिए हर जख्म भर बर्दाश्त करती रही। अब नहीं होगा मुझसे ये। बोल दिशा जोर जोर से रोने लगी। विक्रम ने उसे जोरदार थप्पड़ लगा दिया और कहा, तुझे शर्म नहीं आती इस तरह ऐसी बातें करते? दिशा भी अपने जिद में पड़ चुकी थी और उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की को उसके शादी के एक दिन पहले किडनैप करते हुए? विक्रम ने हंसते हुए कहा, किसने कहा कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है? दिशा ने कहा, जो तुम कर रहे हो उसे क्या कहते हैं? विक्रम ने कहा, अब मैं जो करने वाला हूं उसे मर्डर कहते हैं। उसकी ये बात सुन दिशा काफी घबरा गई, उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ छलकने लगी। विक्रम काफी गुस्से में आ गया और उसने कहा, हाँ दिशा, मैं तुम्हारा मर्डर करने वाला हूँ। देखो मैंने तुझे जान नहीं कहा। दिशा कहा, इसका मतलब समझती है तू? ये बोल उसने कसकर दिशा का चेहरा पकड़ लिया। दिशा को बहुत दर्द हो रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। विक्रम पागलों की तरह से घूर कर देख रहा था। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, दिशा तुझे नहीं पता तेरे साथ कितना बुरा होने वाला है।
आय ये कहते हुए उसने उसे छोड़ दिया। आय दिशा ने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? अगर मुझे मारना चाहते हो तो यही मार डालो ना, क्यों अपनी नफरत का तमाशा बनाते हो? विक्रम का जवाब आया, तूने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तूने मेरी बहन का तमाशा बना दिया, तो मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ? जब तक मैं तेरा तमाशा नहीं बना देता, तुझे इतनी आसानी से मौत कैसे दे दूंगा? ये बोल विक्रम वहां से चला गया। आए और उसके जाने के बाद उस अंधेरे कमरे का दरवाजा भी बंद हो गया। दिशा ने खुद से बात करते हुए कहा, ये आदमी मुझसे चाहता क्या है? दूसरी ओर दिशा के घर पर ड्राइंग रूम में दादी और निशा मौजूद थे, उनके साथ रिद्धिमा, चंदा और सूरज भी मौजूद थे। आए निशा और दादी का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका था। आए निशा ने रोते हुए सूरज से कहा, अजी जाइए और जाकर मेरी बेटे को ढूंढ कर लाइए, ना जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। आए ये कहते हुए वो और जोर से रोने लगी। दादी की आंखें भी नम थे। उन्होंने निशा को समझाते हुए कहा, रो मत मेरी बच्ची, देखना दिशा सही सलामत आ जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे। आए रिद्धिमा रसोई से पानी का गिलास लेकर आ गई और उसने दादी को पानी का गिलास पास किया। आए दादी ने अपने पास बैठी निशा को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन निशा का जवाब आया, नहीं माँ, मुझे पानी नहीं पीना जब तक मेरी बच्ची नहीं आ जाती। वो आगे कुछ और बोल पाते कि इसके पहले ही सूरज ने उसे डांटते हुए कहा, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज तुम दोनों मुझे कोऑपरेट करो, मेरे बारे में भी सोचो, मैं पिता हूँ, अपनी बच्ची का मुझ पर क्या बीत रही होगी। ये बोलकर वो फफक कर रो पड़ा। आए उसे रोते देखकर चंदा ने पानी का गिलास पास करते हुए कहा, जीजाजी प्लीज रोइए मत, अगर आप रोएंगे तो कैसे चलेगा? ये कहते हुए वो उसे समझाने की कोशिश करने लगी। आए दादी ने निशा की ओर देखकर कहा, निशा, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, मेरी बच्ची देख सूरज भी कितना परेशान हो रहा है। निशा ने अपने आंसू पोंछ लिए और सूरज की ओर देखकर कहने लगी, मैं क्या करूं, मां हूं ना, इसलिए बच्ची का तकलीफ देखकर बहुत जल्दी घबरा जाती हूं। बोलकर वो सूरज के गले लगकर रोने लगी। आए सूरज ने उसे समझाते हुए कहा, तू रोना बंद कर, वरना तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी और जब तेरी बेटी वापस आएगी फिर मुझे डांटेगी कि मैंने तेरा ख्याल नहीं रखा। आए निशा रोते हुए से हंस पड़ी। दादी भी उनके पास पहुंच गए और उन्होंने निशा की ओर देखकर कहा, चल हम बप्पा के पास चलकर अनुष्ठान करते हैं, अब तक हमारा कोई भी अनुष्ठान खाली नहीं गया, हम दोनों सास बहू भगवान से भी लड़ जाएंगे। निशा ने हाँ में सर हिलाया और दादी के साथ पूजा घर की ओर चली गई। आए और उधर आर्यन नैतिक के साथ दिशा की तलाश में निकल चुका था। आर्यन उसके साथ विनती के पैलेस पहुंचा। बब्बन काका ने उन्हें घर के ड्राइंग रूम में बैठा दिया। आर्यन काफी परेशान था कि तभी कुछ देर बाद वहां विनती पहुंची। आए विनती को देखते ही आर्यन उठकर खड़ा हो गया और उसने गुस्से से कहा, मेरी दिशा कहाँ है? विनती ने उसे रिप्लाई किया, मैं नहीं जानती। आर्यन, क्या हुआ दिशा को? आर्यन ने भड़कते हुए कहा, नाटक मत कर मेरे साथ, सही सही बताओ तुम्हारे भाई ने मेरी दिशा को कहाँ छुपा कर रखा है? विनती में हैरान होकर कहा, कैसी बातें कर रहे हो आर्यन, आर यू ओके? आर्यन गुस्सा होते हुए बोला, नो आई एम नॉट ओके। विनती मुझे सही सही बता दो मेरी दिशा कहाँ है, वरना आज मेरे सर पर खून सवार है। विनती वहां मौजूद नैतिक की ओर देखकर बोली, सर क्या हो गया है, क्या मैं आप दोनों के यहाँ आने की वजह जान सकती हूँ? आए नैतिक ने बैठे हुए ही रिप्लाई किया, जी हाँ, वजह फिर से आपके भाई मिस्टर रायसेन है, कहाँ है? विनती का जवाब आया, इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। ये बोल विनती नैतिक की ओर पीट कर खड़ी हो गई। आए आर्यन उस पर चिल्लाकर बोला, तुम्हें सब पता है, तुम जानती हो तुम्हारा भाई कहाँ है, मेरी दिशा कहाँ है, तुम्हें सब पता है, तुम दोनों भाई बहन का मास्टर प्लान फेल हो चुका है, ये मत भूलना, और अगर आर्यन जिंदल अपने में उतरेगा ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुम दोनों को। विनती उसकी बात सुनकर नाराज हो गई और उसने कहा, क्या कर लोगे? आर्यन तुम बोलो, क्या कर लोगे? मुझे जान से मार दोगे तो मार दो, मुझे मरने से डर नहीं लगता। वहां मौजूद नैतिक बीच में ही बोल पड़ा, देखिए विनती मैडम, यहाँ मरने मारने की बातें नहीं चल रही है, हम सीधे तरीके से पूछ रहे हैं कि आपका भाई कहाँ है, तो जवाब भी हम सीधे तरीके से चाहेंगे, हमें बता दीजिए। विनती गुस्सा करती हुई बोली, मुझे नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा भाई जेल से भाग चुका है, क्योंकि मेरा भाई भागने वालों में से नहीं है। आए ये बोल बिनती आर्यन और नैतिक की ओर देखने लगी। नैतिक ने अपनी आवाज थोड़ी कड़क करते हुए कहा,
लेकिन आपका भाई जेल से भागा हुआ कैदी है और आप मुझे नहीं जानते। मेरा नाम नैतिक चतुर्वेदी है और वो मुझे जहां कहीं भी नजर आएगा मुझे उसे गोली मार देनी पड़ेगी, क्योंकि नैतिक चतुर्वेदी कभी अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करता, याद रखिएगा मैडम। आए। उसकी बात सुनकर विनती कुछ घबरा गई। आर्यन ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, आए विनती, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। आज तक आर्यन जिंदल ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे मांग रहा हूं, मुझे मेरा प्यार लौटा दो, मेरी दिशा मुझे लौटा दो विनती। विनती ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आर्यन मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। आई एम सॉरी। नैतिक ने आर्यन की ओर देखकर कहा, आर्यन सर, यहां बात करने का कोई फायदा नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। मेरा भी नाम नैतिक चतुर्वेदी है। आज अगर विक्रम पाताल में भी छिपा बैठा होगा तो नैतिक उसे ढूंढ कर निकाल ही लेगा और आज विक्रम की जिंदगी की आखिरी रात होगी। ये बोलकर उसने विनती घूर कर देखा और आर्यन के साथ वहां से चला गया। आए। उसके जाने के बाद विनती काफी घबरा गई। उसने खुद से बात करते हुए कहा, मेरे भाई की रक्षा करना माता रानी, मुझे पता है हम दोनों भाई बहन का इरादा सही है, लेकिन हमने रास्ता गलत पकड़ लिया है। और आर्यन नैतिक के साथ विक्रम को तलाश करने निकल चुका था। नैतिक ने आर्यन की ओर देखकर कहा, दिशा का मोबाइल नंबर मुझे मिल सकता है क्या? अगर अपना मोबाइल अपने साथ ले गई होंगी तो हम उनका मोबाइल ट्रेस कर सकते हैं। आए। कुछ सोचकर आर्यन का जवाब आया, हाँ, बाबा ने मुझे बताया था कि दिशा का मोबाइल घर पर नहीं है, इसका मतलब मोबाइल दिशा के साथ होगा। ये कहते हुए आर्यन ने दिशा का मोबाइल नंबर नैतिक को दे दिया और नैतिक ने उसे ट्रेस होने डाल दिया। और उधर दिशा अब भी उस अंधेरे कमरे में कुर्सी से बंधी हुई थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, प्लीज आर्यन, तुम अपनी दिशा को बचा लो। वह रो रही थी। उसने अपनी कुर्सी से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सकी। खुद को कुर्सी से छुड़ाने के चक्कर में दिशा का बैलेंस बिगड़ गया और वो फर्श पर गिर पड़ी। लेकिन उसकी रस्सी अब भी मजबूती से कुर्सी से बंधी हुई थी। आवाज सुनकर विक्रम एक बार फिर उस अंधेरे कमरे में आ गया और दिशा को देखकर उसने चिल्लाकर कहा, कोई फायदा नहीं है, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अपने आप से नफरत करेगी तू, बस कुछ पल का इंतजार कर ले। कल तेरी शादी का दिन था ना, देख कल का दिन से तेरी बर्बादी का दिन बना दूंगा, जिंदगी भर याद रखेगी तू। बोलकर वो वहां से चला गया। दिशा उसकी बात सुनकर काफी घबरा गए और मन में सोचने लगी, विक्रम चाहता क्या है मुझसे, क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रहा है? आर्यन कहाँ हो तुम? इस वहशी दरिंदे से मुझे बचा लो। ये सोचते हुए हो और जोर से रोने लगी। दोस्तों, क्या आर्यन विक्रम से अपनी दिशा को बचाने में कामयाब हो पाएगा? कहानी आगे कौन सा नया मोड़ लेने वाली है? आर्यन नैतिक के साथ अपने प्यार को ढूंढने निकल पड़ा था। आज उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले उसने अपने प्यार के साथ अपनी आने वाली खूबसूरत जिंदगी के सपने जो सजाए थे, आज वो प्यार किसी और के कब्जे में था। आर्यन नैतिक के साथ पुलिस जीप में मौजूद था। उसकी आंखें नम थी। उसे रह रहकर दिशा से पहली मुलाकात से लेकर अब तक उसके साथ बिताया हुआ हर एक पल याद जो आ रहा था, और यह यादें उसे और भी ज्यादा बेकरार कर रही थी। बार बार वो अपने दिल के दर्द को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दर्द आज उसके कंट्रोल के बाहर था। उसने मन में खुद से बात करते हुए कहा, अपने तक पहुंचने के लिए कुछ तो इशारा दो प्लीज। वो सोच ही रहा था कि तभी नैतिक ने आर्यन की ओर देखकर कहा, दिशा मैडम के मोबाइल को हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है, उनका लास्ट लोकेशन लिंक रोड बता रहा है। आर्यन एक्साइटेड होते हुए कहा, लेकिन उस रोड के आगे तो सुनसान जंगल है ना सर? नैतिक ने हाँ में सर हिलाकर कहा, हाँ यही तो चिंता की बात है, लिंक रोड के बाद निशा मैडम का कोई लोकेशन हमें नहीं मिल रहा। आर्यन ने हड़बड़ा कर कहा, सर आप प्लीज अपनी टीम से कहिए वो कोशिश करते रहे, मैं शो हूं, दिशा हमें कोई ना कोई हिंट जरूर भेजेगी। नैतिक ने हाँ में सर हिला दिया। दूसरी ओर दिशा बेहोश हो गई थी कि तभी विनती ने उसके चेहरे पर गिलास से पानी डाल दिया। वो हड़बड़ा कर अपने आसपास देखने लगी। वो अब भी उस अंधेरे कमरे में कुर्सी से बंधी हुई थी। दिशा ने इधर उधर नजर दौड़ाई, तभी उसकी नजर सामने बैठी विनती पर पड़ी। विनती की ओर देखकर दिशा ने कहा, तुमने मुझे इस तरह यहाँ क्यों रखा है और तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारा वो पागल भाई कहाँ चला गया? फिर कुछ सोचते हुए दिशा ने कहा, इसका मतलब तुम दोनों मिले हुए हो। इस पर विनती का जवाब आया, मुझे बर्दाश्त नहीं कि कोई आर्यन के इतना करीब जाए और तुम आर्यन का प्यार बनने की कोशिश कर रही हो। उसकी बात सुनकर दिशा बहुत ज्यादा हैरान हो गई। विनती ने फर्श पर गिरी हुई दिशा को बड़ी बेरहमी से उसके बाल पकड़कर उठाकर बैठा दिया।
उसकी बात सुनकर दिशा हैरान होते हुए बोली, मुझे पता है तुम आर्यन से प्यार नहीं करती और वो सिर्फ तुम्हारी जिद है। इस पर विनती ने नहीं में सर हिलाया और पागलों की तरह हंसने लगी। दिशा अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, क्या मैं तुम्हारा और तुम्हारे भाई का खुद को यहाँ इस तरह के किडनैप करने का मकसद जान सकती हूँ? इस पर विनती हंसते हुए बोली, वो सब जानकर तुम क्या करोगी और मुझे तुम्हें सारी बातें बताना जरूरी भी नहीं लगता। दिशा हैरान होते हुए बोली, विनती मुझे बताओ तो सही की बात क्या है, तुम क्यों आर्यन और मुझे करीब नहीं आने देना चाहते और आर्यन से तुम्हारा क्या कनेक्शन है? इस पर विनती जोर जोर से हंसते हुए बोली, दिशा तुम सस्पेंस में ही मरो, गुड बाय। बोलकर विनती उसे घूर कर देखने लगी। दिशा हैरान होते हुए सोचने लगी, पता नहीं विनती ने कौन से गहरे राज अपने अंदर दफन कर रखे हैं, ये लड़की भी अपने भाई की तरह साइको समझ में आती है। विनती उसके करीब आई और उसने उसके गालों पर जोर का थप्पड़ लगाकर कहा, मुझे बेइज्जत किया था ना तुमने, यह उसके लिए। उसने दिशा के गालों पर इतना जोर का थप्पड़ लगाया था कि उसके होठों से खून आने लगा। विनती ने दूसरा थप्पड़ लगाकर कहा, यह मेरे और आर्यन के बीच में आने के लिए दिशा के हाथ बंधे हुए थे। और विनती ने उसका बाल पकड़कर अपनी आंखें तरेर कर कहा, बहुत गलत किया तूने, बहुत ज्यादा, तुझे इसका खामियाजा भुगतना ही होगा। अब तक तो मैंने सीधा रास्ता अख्तियार किया था, लेकिन तूने तो अपनी सारी हदें तोड़ दी। अब मैं और मेरा भाई भी अपनी हदें तोड़ने के लिए तैयार है। दिशा अब भी सवालिया नजरों से उसकी ओर देख रही थी। दिशा ने चिल्लाकर कहा, अगर तुम मुझे मारना ही चाहती हो तो मार क्यों नहीं देती, किस चीज का इंतजार है तुम्हें? विनती ने उसे घूर कर देखा और कहा, इतनी आसानी से तुझे नहीं मारूंगी, तुझे तिल तिल कर मारूंगी, याद रखना। कि तभी उसकी नजर दिशा की मेहंदी पर पड़ी, जिस पर आर्यन और दिशा की तस्वीर बनी हुई थी। उसने बड़ी ही बेदर्दी से दिशा का हाथ आगे किया और आर्यन के साथ दिशा की तस्वीर देखकर उसने कहा, आर्यन के साथ तुम अच्छी नहीं लगती। ये कहते हुए उसने अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई और वहां फर्श पर एक नुकीला पुराना किल पड़ा हुआ था। उस किल को लेकर उसने दिशा के हाथ में उसकी तस्वीर पर जोर जोर से कुरेदना शुरू कर दिया। दर्द के मारे दिशा जोर से चीख पड़ी। विनती ने उसकी ओर देखकर कहा, तेरी यही सजा है, तो इसी के लायक है। ये कहते हुए वो पागलों की तरह उस कील से दिशा के हाथों की मेहंदी कुरेद रही थी। दिशा का हाथ खून से सन गया था। दूसरी ओर आर्यन नैतिक के साथ जंगल के रास्ते पहुंच चुका था। वहां कुछ दूर जाकर उन्हें एक छोटा सा झोपड़ी नुमा घर दिखा। आर्यन ने नैतिक की ओर देखकर कहा, सर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है विक्रम मेरी दिशा को यही लेकर आया होगा। नैतिक ने आर्यन से कहा, हमें पहले मुआयना कर लेना चाहिए, कहीं कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं। कि तभी उन्हें उस झोपड़ी नुमा घर से बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर आर्यन बगैर कुछ सोचे दौड़कर और झोपड़ी नुमा घर में पहुंच गया और दरवाजा खटखटाने लगा। और इधर विनती ने दिशा को डराने के लिए एयर फायर किया था। दरवाजे पर आहट सुनकर विनती कुछ घबरा गई और विक्रम भी उस झोपड़ी नुमा घर के दूसरे हिस्से में मौजूद था। वो भागकर विनती के पास पहुंचा और उसने विनती से कहा, विनु मुझे लगता है यहाँ पुलिस आ चुकी है। इतना सुनते ही दिशा जोर से चिल्ला पड़ी, आर्यन मुझे बचा लो। आर्यन ने बड़ी मुश्किल से धक्का देकर उस दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाजे के टूटते ही उसकी नजर विनती और विक्रम पर पड़ी। विनती ने आर्यन की ओर गन पॉइंट कर दिया और कहा, आर्यन वहीं रुक जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन आर्यन गुस्से से उसे घूर कर देख रहा था और वो उसकी ओर ही बढ़ रहा था। विक्रम ने विनती से छुड़ा ली और कुर्सी से बंधी हुई दिशा के सर पर पॉइंट करते हुए बोला, वहीं रुक जा आर्यन वरना यह मेरी तो नहीं हो पाए, इस बेवफा को तेरी भी नहीं होने दूंगा। दिशा जोर जोर से चिल्ला रही थी, आर्यन मुझे बचा लो प्लीज। कि तभी वहां नैतिक पहुंच गया और उसने विक्रम पर फायरिंग कर दी। गोली विक्रम के सर पर लगी। उसने नैतिक को देखा और वही फर्श पर गिर पड़ा। उसे गोली लगते ही विनती जोर से चिल्लाकर उसकी ओर भागी और जोर जोर से रोने लगी, भाई उठ जाओ, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, प्लीज भाई उठ जाओ। लेकिन विक्रम मर चुका था, उसकी सांसें थम चुकी थी। आर्यन भागकर विनती के पास पहुंचा और उसने रस्सी खोल दी और दिशा को अपने गले से लगा लिया। उसने दिशा की ओर देखकर कहा, तुम ठीक तो हो ना दिशा? दिशा ने हाँ में सर हिलाया और एक बार फिर उसके गले से लग गई। वो जोर जोर से रो रही थी और उधर विनती अपने भाई की डेड बॉडी से अब भी लिपट कर रो रही थी। नैतिक ने विनती की ओर देखकर कहा, मैडम जुर्म का साथ देने वाला भी मुजरिम कहलाता है और यहाँ आप तो अपने भाई से भी बड़ी वाली मास्टरमाइंड निकली। विनती ने रोते हुए उसकी ओर देखकर कहा,
इंस्पेक्टर, आपने मुझसे मेरी जीने की वजह ही छीन ली, आपने मेरे से मेरा भाई छीन लिया। नैतिक का जवाब आया, मैडम अब आपको भी आपके ससुराल भेजना होगा। वहां लेडी कांस्टेबल भी आ चुकी थी और उन्होंने विनती के हाथों पर हथकड़ी डाल दी। विनती ने आर्यन और दिशा की ओर देखकर कहा, यह मत सोचना कि खेल खत्म हो चुका है, मैं वापस आऊंगी। नैतिक ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मैडम, आपका भाई जेल से भागने में कामयाब रहा तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप भी वहां से भाग निकलेंगी, आप पर हमारी स्पेशल निगरानी रहेंगी। लेडी कांस्टेबल उसे खींचकर अपने साथ वहां से ले गई। नैतिक ने आर्यन और दिशा की ओर देखकर कहा, आप दोनों को अब शादी मुबारक। आर्यन और दिशा एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। दूसरी ओर दिशा के घर पर सूरज निशा और दादी के साथ घर के ड्राइंग रूम में मौजूद था। उनके साथ वहां चंदा और रिद्धिमा भी मौजूद थे कि तभी वहां सोना पहुंच गई। घर का दरवाजा खुला हुआ था। सोना घर का दरवाजा खुला देख डायरेक्टली घर के अंदर आ गई, जहां ड्राइंग रूम में सभी को हैरान परेशान बैठे हुए थे। सभी को हैरान देखकर सोना ने कहा, अगर समय रहते आप लोगों ने दिशा को अच्छी शिक्षा होती तो आज आप लोगों को ये दिन ना देखना पड़ रहा होता। सोना को ऐसी बातें करते देख वहां मौजूद किसी को भी अच्छा नहीं लगा। सूरज ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, सोना जी आए बैठे हैं ना। सोना ने गुस्सा करते हुए कहा, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ बल्कि आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि मेरा आर्यन भी आपकी बेटी को ढूंढने निकला हुआ है। ना जाने आपके बेटी ने ऐसा क्या किया है जो एक के बाद एक मुसीबतें उसके पीछे लगी ही रहती हैं। निशा उसकी बात सुनकर नाराज हो गई और वो बोल पड़ी, सोना जी आप लड़के वाले हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप जो जी में आया बोलती चली जाए, मेरी बेटी में कोई खोट नहीं है। सोना उसे घूरते हुए बोली, अगर आपकी बेटी में कोई खोट नहीं होते तो आज हम सबको ये दिन ना देखना पड़ रहा होता। बस इसी वजह से मैं आर्यन को इस लड़की के साथ शादी करने के लिए मना कर रही थी। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज आने इस दिशा में उस पर क्या जादू कर दिया जो वह पागलों की तरह उसे प्यार करने लगा। निशा गुस्से में आ चुकी थी। उसने भी भड़कते हुए कहा, माफी चाहूंगी सोना जी, अगर आप इतना आर्यन आर्यन करती हैं तो आपने समय रहते अपने बेटे पर कंट्रोल क्यों नहीं किया, क्यों उसे मेरी दिशा के करीब आने दिया। उन दोनों की बहस काफी आगे तक बढ़ चुकी थी। दादी ने बीच में खड़े होकर कहा, मैं आप दोनों के हाथ जोड़कर कहती हूँ, आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। दादी को ऐसा करते देख निशा ने तुरंत उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए। दादी ने रोते हुए कहा, अरे हमारे बच्चे पर इतनी बड़ी आफत आई हुई है और यहाँ आप दोनों बेटा और बेटी डिस्कशन लगाकर बैठे हुए हैं। आप दोनों ये प्रार्थना कीजिए कि हमारे बच्चे जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो। दादी की बात सुनकर सोना और निशा चुप हो गए कि तभी सूरज का मोबाइल बजा। फोन आर्यन का था। सूरज ने तुरंत उसका फोन रिसीव किया और आर्यन की बात सुनकर उसने खुश होकर कहा, क्या हमारी बच्ची मिल चुकी है, बप्पा का लाख लाख शुक्र है। सूरज की बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोग खुश हो गए। सोना ने भी गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, थैंक गॉड। फिर सूरज ने कहा, ठीक है बच्चों, तुम दोनों जल्दी घर आ जाओ, धूमधाम से कल तुम दोनों की शादी होगी। ये बोल सूरज ने फोन कट कर दिया। दोस्तों, आपके फेवरेट कपल दिशा और आर्यन की शादी कैसी होगी, कहानी में आगे क्या होने वाला है। आर्यन से फोन पर बात होने के बाद सूरज ने खुश होकर वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है, कुछ ही देर में वो वापस आ जाएगी। सोना भी वहीं मौजूद थी। सूरज की बात सुनकर दादी और निशा ने एक दूसरे की ओर खुश होकर देखा। निशा ने दादी से कहा, माँ आपने सुना, हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है। दादी का जवाब आया, हाँ बेटा, मुझे अपने बप्पा पर पूरा यकीन था, मुझे पता था मेरे बप्पा मेरी बच्ची को कुछ नहीं होने देंगे, लाख लाख शुक्र है बप्पा का। ये बोल दादी की आंखों से खुशी के आंसू आने लगे। सोना ने सूरज की ओर देखकर कहा, और मेरा बेटा आर्यन कैसा है ये पूछना तो आपने जरूरी नहीं समझा होगा। उनकी बात सुनकर सूरज ने जवाब दिया, जी सोना जी, वह भी बिल्कुल ठीक है और उनकी वजह से ही तो आज हमारी बच्ची हमारे बीच वापस लौट रही है। मैं आप सभी का आभारी हूँ। ये कहते हुए सूरज ने अपने हाथ जोड़ लिया, लेकिन सोना को ना जाने कैसे चिढ़ थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, नमस्कार, मैं चलती हूँ। ये बोलकर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद सूरज मन में सोचने लगा, जाने किस मिट्टी की बनी हुई है ये औरत। दादी और निशा पूजा घर की ओर चले गए थे और उनके साथ चंदा और रिद्धिमा भी मौजूद थे। सूरज घर पर ड्राइंग रूम में बैठकर आर्यन और दिशा से लौटने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर में आर्यन दिशा को लेकर लौट आया। सूरज को देखते ही दिशा उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी।
उसके मेहंदी वाले हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। उसकी आवाज सुनकर पूजा घर के सारे लोग निकलकर ड्राइंग रूम में आ गए और सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। आर्यन भी चुपचाप वहां मौजूद था। रिद्धिमा ने दिशा के हाथ में पट्टी देखकर कहा, दीदी यह पट्टी कैसी? वहां मौजूद आर्यन ने माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारी दीदी ने आज अकेले ही विक्रम को मार गिराया है तो थोड़ी चोट तो आई ही होगी ना। आर्यन की बात सुनकर वहां मौजूद दादी निशा और सूरज हैरान होकर आर्यन की ओर देखने लगे। आर्यन ने स्माइल किया और कहा, जी हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आज आपकी बेटी दिशा बिजनेस टाइकून नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था आज उसके अंदर अंडरटेकर की आत्मा घुस गई हो। उसने क्या उछल उछल कर विक्रम को पंच मारा, घूंसे मारे, उसे लहूलुहान कर दिया। उसकी बात सुन दिशा रोते हुए से हंसने लगे। उसे हंसते देखकर आर्यन ने कहा, इतनी कीमती चीज देखने के लिए तो मैं भी सारी बकवास कर रहा था। वहां मौजूद सारे लोग हंस पड़े। फिर आर्यन ने सभी को सारी बात बता दी। दिशा के होठों पर अब भी हल्का जख्म था। सारे लोग घर के ड्राइंग रूम में मौजूद थे। फिर आर्यन ने उन सभी की ओर देखकर कहा, आप सभी बातें कीजिए, मैं चलता हूं। दादी ने उसकी ओर देखकर कहा, अरे हीरो नंबर 1 ऐसे कैसे चले? आर्यन ने स्माइल करते हुए कहा, गर्लफ्रेंड कल बारात लेकर आऊंगा, इसके लिए मुझे अभी जाना होगा। ये बोलकर आर्यन वहां से चला गया। वो जा रहा था कि दिशा भी भागकर उसके पीछे घर के बाहर निकल आए और उसने उसे रोकते हुए कहा, आर्यन रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आर्यन सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगा। वह भागकर उसके करीब गई और उसे अपनी बाहों में भरकर उसके होठों पर किस करने लगी। अचानक उसके ऐसा करने से आर्यन हड़बड़ा गया, लेकिन आज न जाने दिशा को क्या हो गया था। वो अब भी उसे पागलों की तरह किस लिए जा रही थी और कुछ देर बाद दिशा ने उसकी ओर देखकर कहा, आई लव यू सो मच, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूं। मुझे यकीन नहीं होता तुमने मुझे मेरे अतीत के काले साए से आजाद करवा दिया। थैंक यू सो मच। आर्यन ने उसकी ओर शरारत भरी नजरों से देखकर कहा, अगर तुम मुझे इसी तरह थैंक यू बोलती रहोगी तो तुम्हारे लिए तो मैं चांद सितारे भी तोड़ लाऊंगा। उसकी बातें सुनकर दिशा हंसने लगी। आर्यन बोला, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा से भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। कल से तुम लीगली मेरी वाइफ हो जाओगी। कल बारात लेकर आऊंगा, अपनी दुल्हनिया ले जाने। बाय। ये बोल दो वहां से चला गया। उसे जाते तब तक देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गया। दिशा घर के अंदर आ गई। ड्राइंग रूम में अभी सारे लोग बैठे हुए थे। दादी ने दिशा की ओर देखकर कहा, लेकिन वो राक्षस तुझे लेकर कैसे चला गया? हम सब भी तो यही थे। दिशा ने कुछ सोचते हुए कहा, बेबी डॉल, अब उस राक्षस का सारा चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब मैं अपने अतीत से उस काले रंग को याद नहीं करना चाहती। अब आर्यन मेरी लाइफ में आ चुका है और मुझे पता है अब हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। रिद्धिमा दिशा के करीब आकर बैठ गई और उसने उसे साइड हग करते हुए कहा, हाँ दीदी, सचमुच आप इतनी ज्यादा लकी है जो आपको आर्यन जीजू जैसा प्यार करने वाला पति मिल रहा है। सूरज की आंखें अब भी नम हो गई थी। उसने दिशा से कहा, बेटा अब तू जा जाकर सो जा, वैसे भी आधी रात हो चुकी है, कल तेरी शादी है। दिशा ने हाँ में सर हिलाया और रिद्धिमा के साथ अपने बेडरूम की ओर चली गई। उनके जाने के बाद सूरज ने चंदा, निशा और दादी की ओर देखकर कहा, आप लोग भी अब कुछ देर आराम कर लीजिए। आज से हमारा काला दिन खत्म और कल से हमारा अच्छा दिन शुरू होने वाला है। सभी ने हाँ में सर हिलाया और सभी अपने अपने बेडरूम की ओर चले गए। अगली सुबह आर्यन के घर पर आर्यन अपने बेडरूम में अब भी सोया हुआ था कि तभी उसका मोबाइल बजा। फोन डॉक्टर रंजीता का था। उनका नंबर डिस्प्ले होते देख आर्यन ने फोन रिसीव किया। उसके फोन रिसीव करते ही वो बोल पड़ी, आज मेरे बेटे की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है और मुझे इस बात का दुख है कि मैं इतने बड़े दिन में भी इंडिया नहीं आ पा रही हूँ। उनके इतना कहते ही आर्यन ने हैरान होकर कहा, माँ दिस इज नॉट फेयर, आपको आना चाहिए। जवाब में उन्होंने कहा, बेटा मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मैं इतने बड़े काम में बिजी हूं कि मैं नहीं आ सकती। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। जवाब में आर्य ने कहा, यस माँ, आई कैन अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, शादी के बाद मैं दिशा को मिलाने लेकर आऊंगा। उन्होंने कहा, कांग्रेचुलेशन बेटा, चलो मैं अभी फोन रखती हूँ, बाय। ये बोल उन्होंने फोन कट कर दिया। आर्यन ने उनसे बात करने के बाद दिशा को फोन लगाया। दिशा अब भी सो रही थी। आर्यन का फोन देखकर उसकी नींद खुल गई और उसने आधी नींद में फोन रिसीव किया। आर्यन बोला, गुड मॉर्निंग मिसेस दिशा, आर्यन जिंदल। दिशा ने जवाब में स्माइल कर दिया और बोली, तुम्हें नींद नहीं आती, इतनी सुबह सुबह मुझे कॉल कर दिया। आर्यन ने कहा, आज हमारी शादी है और अब तक तुम सोई हुई हो। दिशा मुस्कुरा रही थी। आर्यन ने कहा, कोई बात नहीं, सो जाओ।
कल से मैं तुम्हें रात भर सोने नहीं दूंगा। दिशा हंसने लगी, फिर आर्यन ने बाय बोल फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद दिशा एक बार फिर अपनी रजाई अपने मुंह पर डालकर सोने लगी। सभी वहां उसकी दादी पहुंच गई। उन्होंने उसे आवाज देते हुए कहा, उठ जा मेरी बच्ची, आज मैं तुझे जगाने आई हूं, कल से तो तुझे तेरा आर्यन नहीं जगाया करेगा। दिशा छोटे बच्चों की तरह फेस बनाकर अपनी दादी की गोद में सर रखकर लेट गई। दादी उसके बालों को सहलाने लगी और प्यार करती हुई बोली, मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है, यकीन नहीं होता कि यह मेरी वही मासूम से दिशा है जो बेबी डॉल करते हर वक्त मेरे आसपास घुमा करती थी। ये कहते हुए दादी की आंखें नम हो गई। दिशा अब भी उनकी गोद में लेटी हुई थी। उसने दादी को हग करते हुए कहा, तो क्या हुआ बेबी डॉल, मैं तो अब भी बेबी डॉल करने वाली हूँ। दादी ने उसके सर पर प्यार से टपली मारकर कहा, चल झूठी कहीं की, अब तो तेरे बच्चे ही मुझे बेबी डॉल कहेंगे अगर मैं जिंदा रही तो। ये बात सुनकर दिशा उठकर बैठ गई और गुस्सा करती हुई कहने लगी, बेबी डॉल मैं आपसे बात नहीं करूंगी, और यह बोल दो वॉशरूम क्यों चली गई। निशा पूजा घर में मौजूद थी और बप्पा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर वो प्रार्थना कर रही थी। बप्पा, आज से मेरी बच्ची की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है, आप उसकी इस नई जिंदगी में इतनी खूबसूरत रंग भर दो कि मेरी बच्ची की आंख से एक आंसू भी ना गिरे। कहती हुई वो अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगी कि तभी दिशा भी नहा धोकर रेडी होकर पूजा घर में पहुंच गई और उसने उनके कंधे पर अपना सर रखकर कहा, सचमुच माँ आप मेरी कितनी फिक्र करती है। और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तुझे अपनी माँ की फिक्र समझ नहीं आएगी, यह फिक्र तो सब समझेगी जब तू खुद माँ बन जाएगी। उनकी यह बात सुनकर दिशा चुप हो गई, उसका फेस उतर गया। उसके चेहरे के भाव समझकर निशा ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, मेरी बच्ची आज तेरा उदास होने का दिन नहीं है, बल्कि आज तो तेरा खुश होने का दिन है। जवाब में उसने स्माइल कर दिया कि तभी वहां सूरज पहुंच गया और उन्होंने उनकी ओर देखकर कहा, अरे तुम दोनों माँ बेटी यूं ही गप्पे मारती रहोगी या जल्दी यहाँ से निकलने की भी तैयारी करोगी, हमें जल्दी रिजॉर्ट भी पहुंचना है, भूल गई क्या तुम दोनों, हमारा आर्यन बारात लेकर वही पहुंचने वाला है। ये बोल सूरज वहां से चला गया। उनके जाने के बाद निशा नम आंखों से दिशा की ओर देखने लगी और बोली, मेरी बच्ची आज से मुझसे अलग होने वाली है। ये बोल वो उसके गले लगकर जोर से रोने लगी। दिशा ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, माँ अभी अभी आपने ही तो मुझे कहा ना आज उदास होने का दिन नहीं है, फिर आपकी आंखों में आंसू कैसे। निशा रोते से हंस पड़ी और बोली, नहीं मेरी बच्ची यह तो खुशी के आंसू है। कि तभी वहां चंदा भी पहुंच गई और उन्होंने उन दोनों की ओर देखकर कहा, दीदी जल्दी कीजिए, सोना जी ने सुबह सुबह ही फोन कर दिया है और कहा है लड़की वालों को समय के पहले वहां पहुंचना है ताकि हम लड़के वालों का स्वागत समय पर कर सकें। ये बोल चंदा वहां से चली गई। फिर निशा ने हड़बड़ा कर कहा, हम दोनों की तो बातें कभी खत्म नहीं होने वाली, जा जल्दी से जाकर तैयार हो जा, हमें जल्दी रिजॉर्ट के लिए निकलना होगा वरना सोना जी को बुरा लगेगा। दिशा ने हाँ में सर हिलाया और अपने बेडरूम की ओर चली गई। वहां बैठकर वो बड़े गौर से अपने कमरे की सारी चीजें देखने लगी। उसकी आंखें नम हो गई थी। उसने अपना कबर्ड खोला और उसमें से एक छोटा सा बॉक्स लेकर उसे मुस्कुराकर देखने लगी और खुद से बात करती हुई कहने लगी, मैंने अपनी सारी यादें इस बक्से में कैद कर रखी है। ये कहती हुई वो उस बॉक्स को खोलकर देखने लगी। उसमें उसके बचपन की कई सारी चीजें थी और साथ में उसमें कई सारी गुड़िया भी थी। उनमें से एक गुड़िया दुल्हन की तरह तैयार थी। उसे देखकर वह कहने लगी, माँ ने मुझे कहा था मैं भी एक दिन इस गुड़िया की तरह दुल्हन बनूंगी, हर वह दिन आ जा ही गया। ये कहते हुए वो एक बार फिर फफक कर रो पड़ी। दोस्तों आपके फेवरेट कपल आर्यन और दिशा की शादी कैसी रहेगी? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।